ये माला 20 पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम एक और स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं दो बिजनेसमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल लैन वांगजी, सेकेंड हमारा लैन सीचेन, एंड देन उसके दो ब्रांड एम्बेसडर जो कि मीडिया एंटरप्राइजेज हाउस के दो उसके कुल संपत्ति बोल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मीटिंग हॉलवे में अंकल किरण चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारा ग्राफ रेट इतना कम क्यों हो रहा है सीचन? हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो नए मॉडल्स को हायर करो एंड देन उससे काम करवाओ। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हान की, और हान आते हुए कहता है, सर अगर आप चाहे तो इन दोनों कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप मॉडल रैंक में चल रहा है। हम अगर इसे न्यू फेस कमर को अप्रोच करते हैं तो अच्छा रहेगा। वैसे भी इसने कई सारे प्रोडक्ट में अपनी फेस को दिया हुआ है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, पर चाइना के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें से एक है विदजीत बुड्स, लॉरियल, जेनेट, राफाल लॉरेंस फ्रेग्रेंस। और मार्क्स का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जस्ट हाल में ही किया था। इतना बोलकर हान स्क्रीन पे दो पिक्चर्स को दिखाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नाम था जांग चिंग और दूसरा नाम था वी वुशियान का। यहाँ पे जांग चिंग और बी वुशियान दोनों ब्रदर्स नहीं है, एज अ फ्रेंड दोनों अच्छे फ्रेंड है और वो मॉडलिंग करते हैं। तो उन दोनों को फेस को देखने के बाद अंकल कहते हैं, क्या मुझे बताएगा कि ये दोनों कौन है? अंकल के सामने में क्रिस एक फाइल को रखता है। हान जो कि सीजन का सेक्रेटरी था और क्रिस वांगजी का सेक्रेटरी था। अंकल उस फाइल को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था बी बोसियान 4th ईयर का स्टूडेंट है, साथ में जांग चेंग भी, दोनों 4th ईयर के ही हैं। वो लोग मॉडलिंग में आना चाहते थे, इसीलिए वो 3rd ईयर से ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। 3rd ईयर में तो उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली थी, पर 4th ईयर के स्टार्टिंग से ही उन्हें ब्रांड के ऑफर्स आने लगे थे। उनकी गुड लुक, गुड बॉडी शेप, टॉल हैंडसम पर्सनालिटी, मिल्की वाइट बॉडी स्किन की वजह से, जिस वजह से उसे पहला ऑफर मिला था लॉरियल की तरफ से, जहाँ पे उसे सोलो परफॉर्मेंस नहीं बल्कि ग्रुपिंग्स में डाला गया था, जहाँ पे विंग को अच्छे से वहाँ के प्रोड्यूसर ने पहले देखा, सराहा, फिर उसका सोलो लिया गया था। सोलो परफॉर्मेंस में भी विंग ने अच्छा से ही लॉरियल का पहले उसने लिपस्टिक का एडवर्टाइजमेंट करा हुआ था, एंड देन उसके बाद वो उसे मॉइस्चराइजर का, उसके बाद शैम्पू का, उसके बाद मार्क्स का उसको ऑफर्स मिला था, जहाँ पे वो मार्क्स के फाउंडेशन का एडवर्टाइजमेंट करा हुआ था और साथ में मार्क्स के मैट लिपस्टिक का भी। तो वो सारे उसमें फाइल दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ने जांगचिंग बिटजी वुड का वो जो था वो कोट, उसके बाद वॉच, फिर जैनत का वॉच, उसके बाद फिर विंग को भी जैनत की तरफ से ऑफर्स मिला था। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करी हुई थी। ये देखने के बाद कहता है, क्या हम इसे करवा सकते हैं? तो क्रिस कहता है, एक्चुअली में सर ये 2 न्यू फेस कमर है, 2 लड़कियां भी हैं। पहली थी म्याम्या, दूसरी थी वेंचिंग। उन दोनों को दिखाने के बाद कहती कि ये लड़कियां भी सुपर कूल है। एक तो एक्टिंग करियर में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो वो एक्टिंग के लिए भी छोटे मोटे वेब सीरीज वगैरह कर लेती हैं, और दूसरी एज अ मॉडल ही हैं। उन दोनों की पिक्चर देखने के बाद भी लैन किरण कहते हैं, इन चारों को हायर करो हमारे कंपनी के लिए, और उसके बाद अगर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। इतना बोल करके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं लैंस का। लैन फैमिली का अपना खुद का बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ों का। होटल्स एंड ग्रुप्स भी है, मीडिया एंटरप्राइजेस भी है। सीचन उनका जो ब्रांडेड सूट होता है ना, वो लैंस ऑफ ग्रुप की तरफ से उनका सूट का जो कलेक्शन वगैरह होता है, जैसे कि टक्सीडो हो जाता है, लाइक वैसे ही उनका सूट का कलेक्शन था पूरा। तो उनके लिए उन्हें एक मॉडल हायर करना था, ताकि वो अपने नए रेंज को मॉडल फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में ला सके। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी, उसका घड़ी का बिजनेस था, और घड़ी के लिए उसे सुपर कूल मॉडल चाहिए होता है, जिस वजह से वो मॉडल को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे मैंने कुछ जान के ना ओरिजिनल ब्रांड्स का नाम लिया है, ताकि मैं चाहूँ कि
थोड़ा सा लोगों को पता चले कि जान गागा के कितने सारे। अब यहाँ पे मैंने जियांगचेंग के लिए भी जान गागा का ही ब्रांड का नाम यूज़ किया है एज अ कैरेक्टर में सेट करने के लिए। तो जान गागा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे गुची हो गया, टॉर्च हो गया, बेटजी बोट्स हो गया, लॉरियल हो गया, जेनेट हो गया, रफाल लॉरेल फ्रेग्रेंस हो गया, मार्क्स हो गया, बहुत सारा चीज़ है। तो मैंने इसमें से कुछ को जान गागा के लिए, आई मीन की वी बूसियान के लिए सिलेक्ट किया है, और कुछ को मैंने जियांगचेंग के लिए। तो बस मैंने स्टोरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने एंड देन बस थोड़ा सा कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ऐड किया है। ओके ना, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। अंकल के चले जाने के बाद जो दोनों भाई थे वो उसके पोर्टफोलियो को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने अपना बायो डाला हुआ था। बायो देने के बाद वांगजी कहता है हमें इसका काउच कास्टिंग करना होगा। सीचन कहता है काउच कास्टिंग? तो वो कहता है बिना काउच कास्टिंग के हम उसे कैसे ले सकते हैं। वो कह देता है ठीक है तो फिर हम ले लेंगे खुद से ही, इतना बोल करके। और वो कह देता है कि इन दोनों से कांटेक्ट करो, अगर ये लोग रेडी हो जाते हैं तो हम इसके काउच कास्टिंग करने वाले हैं, नहीं तो हम सामने में ही इसे प्रेफर देकर देखते हैं। इतना बोल करके और वो लोग मीटिंग को ओवर करते हैं। ऑफिस में आने के बाद वांगजी अपने एनालिटिक फाइल्स को देख रहा होता है, जिसमें सच में ग्राफ्स ना पिछले 6 मंथ का नीचे जा रहा होता है, और उसे सच में एक न्यू फेस कमर की ज़रूरत थी। और वो चाहते थे कि कुछ तो ऐसा हो कि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके, क्योंकि घड़ी का डाउन डेट जाना अच्छा नहीं माना जाता है चाइना के कल्चर में। इसीलिए पूरे 3 दिन बाद जियांगशेंग और वी वूसियन की तरफ से उन दोनों के लिए हाँ का रिप्लाई आ जाता है, और वो लोग जियांगशेंग और उससे मिलने के लिए आए हुए थे। जैसे ही जियांगशेंग और वी वूशन अंदर ऑफिस में एंड करते हैं, क्रिस और हान उसे एलिवेटर से लेते हुए ऊपर आते हैं। आने के बाद वो दोनों जियांगशेंग और सीचन से हैंडशेक करते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने अपने कंपनी के सीईओ थे, और दोनों कंपनी को होल्ड किए हुए थे अंकल किरण और साथ में उसकी मॉम। एक कंपनी को होल्ड किए हुए था वांगजी की कंपनी को होल्ड किए हुए था उसके अंकल लैन किरण, और सीचन के कंपनी को होल्ड किया हुआ था वांगजी और सीचन की मॉम। दैट्स वाई। तो वो आते हैं, उन चारों से साथ हैंड से करते हैं। अंकल किरण उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा लंबा, पतला दुबला, टॉल, कूल पर्सनालिटी, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस ऑरा के साथ में। जियांगशेंग थोड़ा सा लंबा चौड़ा मस्कुलर पर्सनालिटी था। दोनों को देख करके अंकल और उसकी मॉम खूब इम्प्रेस्ड होते हैं। देन कहते तो तुम दोनों 4th ईयर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो। हाँ, इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा अच्छा कर लेना काफ़ी वाकई में काबिले तारीफ है। सीचन उसको देख रहा होता है जियांगचेंग को, और वांगजी विंग को घूर घूर के देख रहा होता है। जब जियांगचेंग और विंग उन दोनों को पता चलता है कि 2 बंदे भाई उसे ठड़की वाली निगाहों से देख रहे हैं, देन वो मुस्कुराते हुए कहता है यस सर। और जब फैमिली बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग ना हो तो बच्चे को खुद ही अपने लिए सर्वाइवल का रास्ता ढूंढना पड़ता है। दैट्स वाई हमने ये चूज़ किया, क्योंकि हमें ये अच्छा लगता था। और रही बात मॉडलिंग में आने की, तो हमने बस ट्राई किया था और हमारा लक साथ दे दिया, तो हम बस यहाँ तक आ गए। और अगर आपकी मेहरबानी हुई तो हम आपके साथ कोलैब भी कर सकते हैं सर। थोड़ी देर बात करने के बाद अंकल किरण और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं, और वो बार बार विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग का फेस ना बहुत क्यूट लग रहा था उसको। उस सब के चले जाने के बाद वांगजी कहता है आप दोनों को काउच कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर जियांगशेंग और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं जी हम समझ गए, इतना बोल करके, और उन दोनों को लाया जाता है। वांगजी और सीचन वहाँ पे खड़े थे, और हान और क्रिस भी। फिर जियांगशेंग और विंग दोनों अपने अपने शर्ट्स को उतार करके साइड कर देता है, देन अपनी बॉडी को दिखाता है थोड़ा सा पैंट ओपन करके, और वो जो अंडर में अंडर वेयर किया हुआ था ना, उसको जीन्स को थोड़ा सा नीचे करके, जैसे कैसे मॉडल्स दिखाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे करके, एंड देन वो उस कमरे में मिरर के सामने खड़े होकर के थोड़े से पोज वगैरह दे करके उन दोनों को दिखा रहा होता है। पर यहाँ पे जियांगचेंग और वांगजी विंग को, और जियांगचेंग यहाँ पे सीचन और वांगजी और विंग और जो हमारा जियांगचेंग था उन दोनों को ठड़की वाले निगाहों से देख रहा होता है, बड़ी ही अजीब तरीके से। क्रिस और हान जब ये देख रहे होते हैं तो वो कहता वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फिगर। इतना सुंदर हुआ ही था कि वांगजी अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ से जाओ और 4 कोल्ड ड्रिंक्स लेके रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल करके उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। फिर वांगजी और सीचन दोनों आराम से सोफे पे बैठ जाते हैं, देन कहते हैं कुछ और पोज दे के बताओ हमें। उसके बाद वो अपने मोबाइल में फ़ोन में
म्यूजिक चला देता है, देन फ़ोन रख देता है और कहता है जब तक ये गाना ख़त्म ना हो जाए तब तक तुम काउच कास्टिंग करते रहो, मुझे देखना है कितना टैलेंट है। विंग वांगजी का इशारा समझ गया था एंड देन जियांग चेंग को वो देखते हुए कहता है इतना बोल करके, और वो वापस से थोड़े थोड़े पोज देना स्टार्ट करता है। सी चैन उन दोनों को देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों अपने पैंट्स उतारोगे, इतना सुनना हुआ था। तो विंग कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सीजन कहता है तो जियांग चेंग कहता है मैं उतारता हूँ। वो एक मस्कुलर पर्सनालिटी था, साथ में बहुत बड़ा ढीठ भी था, तो वो पैंट्स उतार देता है और ओनली फॉर अंडरवियर में था। उसके बाद वो विंग को कहता है कि तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ। उसके बाद जो जियांग चेंग था वो सोफे पे आके लेट जाता है सेक्सी वे स्टाइल में, और विंग उसके सामने आकर के बैठ के पोज देता है। ये देखने के बाद दोनों हार्ड हो चुके थे एंड देन अपना गला गल्प कर रहे होते हैं। विंग बड़े ही आराम से चलते हुए वो वांग जी के पास आता है और वांग जी के फेस पे ना एक फिंगर से हल्का सा स्लाइड कर देता है और कहता है तो कैसा लगा हमारा काउच कास्टिंग प्रोमो, क्या हम पास हैं। सीचन उसका गला सूख रहा था इसलिए कहता है अब तुम वेकअप आई मीन कि उठ के बैठ जाओ और अपने कपड़े पहन लो। उसकी फंसी हुई आवाज़ सुनकर उसे समझ में आ गया था, पर वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से दोनों अपने अपने कपड़े तैयार कर लेते हैं। देन कहते हैं तो मिस्टर लान, क्या मैं ये डील डन समझूं, क्या हमें यहाँ पे एज अ मॉडल हायर किया जाएगा? तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी इतनी बड़ी कंपनी के साथ में हमें काम करने में। इतना सुनना हुआ ही था तो सीचन कहते हैं ऑफिस में चल के बात करते हैं, आप दोनों रेडी हो जाइए। इतना बोलकर सीचन वहाँ से लंक लेके भागता है। सबसे पहले वॉशरूम आता है और अपनी हालत को देखते हुए अपने शर्ट्स को हवा देते हुए कहता है उफ लाइक बी, हाय हाय गर्मी, दैट्स वाई तुम्हें ऐसे नहीं घूरना चाहिए था ठड़कुल्ले। तो उसके बाद वो अपने आप को कूल कूल करने के बाद बाहर आता है। वांग जी कहता है गगा आप ठीक हो? सीचन कहता है हाँ वैसे तुम ठीक हो, तुम्हारी चिक्स रेड हो चुके हैं वांग जी भी हार्ड हो चुका था और वो कहता ये हमारे मॉडल्स कम हमारे खैर छोड़िए हम बात करते हैं, इतना बोल करके और वो दोनों बैठ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं फिर कोल्ड ड्रिंक्स लाया जाता है और हान, विंग और जियांग चेंग दोनों को, अब मैं यहाँ पे विंग को वी और जियांग चेंग को आचिंग बोलने वाली हूँ यार, मैं हमेशा ना लटक जाती हूँ बोलने में, ठीक है। तो वी और आचिंग ना दोनों आ जाते हैं और आके उनके सामने में बैठे हुए थे कोल्ड ड्रिंक्स सिप करते हुए कहते हैं सर आप हमें बताएंगे कि क्या हम हायर कर लिए गए हैं? शीजन कहते हैं आपने काउच कास्टिंग पास कर ली है, आपको 2-3 प्रोमो शूट करना होगा, उसके बाद जो हमारे सूट है और ये जो घड़ी है इसके लिए आपको एड शूट करना होगा। तो विंग बोल देता है जी थैंक यू सो मच सर। उसके बाद वो लोग जो एग्रीमेंट बनते हैं मॉडल्स के लिए वो बनाए जाते हैं, फिर उस एग्रीमेंट के ऊपर जियांग चेंग आई मीन आचिंग और री के साइन कर दिए जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपना फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन कर देते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को ग्रीड करके वापस से अपने डोमेट्री के लिए आ जाते हैं। आने के साथ ही जियांग चेंग और विंग दोनों बेड पे पसरते हुए कहते मैंने पहली बार देखा है कि 2 बड़े बिजनेसमैन खुद काउच कास्टिंग ले रहे थे, कैसा लगा तुम्हें विंग? विंग कहता है ऐसा लगा जैसे कि वो हमें अपने चीर हरण वाले नज़रों से देख रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए, है ना? उसकी बात सुनकर कि जियांग चेंग उठ के बैठ जाता है, मतलब कि करवट लेते हुए कहता सही कहा, उन दोनों की निगाहों में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर के विंग कहता है कुछ तो ऐसा जो कि होना भी चाहिए था, और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जियांग चेंग कहता है वैसे सच कहा जाए तो हमारी एज इतनी तो नहीं हुई है कि हमें सेटल हो जाना चाहिए, पर मुझे वो काफ़ी कूल लग रहा था। तभी उसे फ़ोन आता है लॉरियल वाली कंपनी की तरफ से और कहता है कि तुम्हें फैशन डिज़ाइनर ने बुलाया है क्योंकि कुछ दिनों बाद वापस से फैशन शो होने वाला है, जिसके लिए कुछ ड्रेसेस को वेयर करके तुम सबको टेस्ट करना है, तो तुम आ सकते हो, तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी ब्रांड होती है वो एक ही मेन को हायर करते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ताकि उससे एडवर्टाइजमेंट करा सके। बट जब फैशन शो होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स ना अलग अलग कंपनियों के साथ ना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग सोलो परफॉर्मेंस नहीं देते थे, कभी कभी देते थे, दैट्स वाई वो लोग ब्रांड एम्बेसडर तो थे नहीं, ब्रांड एम्बेसडर तो कोई और था। और विंग भी बना हुआ था कभी मतलब एक आध बार एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट नॉर्मली वो लोग ग्रुप्स में ही वो फैशन शो वगैरह करा करते थे। तो वो लोग हाँ बोल देते हैं क्योंकि उनको कल से रिहर्स करना था 7 दिनों की, फिर वापस से वो होने वाला था। उसके बाद वापस से
वो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे तो उन्हें पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और साथ में वो दोनों एक ही डोमेट्री में रहते थे तो खाना वगैरह भी उन्हें बनाना पड़ता था। अब इधर जो जियांगजिंग था और वो विंग जो था, मतलब वी और आचिंग दोनों अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में वांग जी बार बार विंग के सिलेंडर बॉडी को ही वो रिकॉग्नाइज कर रहा था, अपने दिमाग में उसे याद कर रहा था, घुमा रहा था और वो पागलों की तरह स्माइल कर रहा था। तभी सीचन आते हुए कहते हैं, वांग जी हम क्या करें, क्या उन्हें हमें अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाने चाहिए? तो वांग जी कहता है, वैसे भी अभी कुछ ही टाइम बाद लॉरियल का फैशन शो फिनाले होने वाला है, क्या पता है ये लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो हमें जाके चेकआउट करना चाहिए ना। अगर वो लोग सही से करते हैं उसके बाद हम उसे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना करके उसे एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं ना। सीचन मान जाते हैं और बैठ जाते हैं कुर्सी पर और कहते हैं, जो भी कहो पर है बंदा बहुत हॉट। वांगजी भी हाँ बोल देता है। सीचन वांगजी को देख रहा होता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं काका, आई थिंक से हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। इतना बोल करके वो अपने फाइल में लग जाता है। भाई सीचन समझ तो रहे थे, भाई मेरे भाई को भी मेरी वाला बीमारी लगने वाली है। हाँ, धनिया पुदीने का चटनी बनने वाला है और उसे सर्व करके हम लोग खाने वाले हैं लाइक। तो इसलिए वो भी वहां से उठ के चला जाता है अपने कैबिन में, इससे पहले कि वांगजी उसके फेस को समझ पाए और उसका मजाक बनाए या फिर उसे सवाल करे। अगले दिन से वी और आचिंग दोनों को लॉरियल वाले कंपनी में रैंप वॉक के लिए जाना पड़ता है। वो लोग रैंप वॉक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो कि एक आध दो ही था। उसके बाद वो लोग रैंप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रोज का रैंप वॉक करके उसे ड्रेस पैर करके रिहर्सल करना होता है ताकि बॉडी स्मूथ रहे और कोई दिक्कत ना हो। तो ये सभी चीजें हो रही थी, धीरे धीरे करके इसे बीतते गया और 5 दिन कब बीत गए वी और जियांगजिंग दोनों को पता भी नहीं चला। उसके बाद आज लॉरेल का फैशन शो होने वाला था। विंग और जियांगजिंग दोनों अपने कैबिन में रेडी हो रहे थे। वहाँ पे 3-4 बच्चे और भी थे, मतलब एक कैबिन में ना 8-8 लोगों को डाला गया था रेडी होने के लिए, क्योंकि सोलो वाले के लिए सिंगल होता था और बाकी सब के लिए ऐसे ही कॉमन जहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं, मिरर का इंतजाम किया हुआ था। तो ये लोग भी रेडी होना से स्टार्ट कर देते हैं। रेडी हो जाने के बाद जब फैशन शो होता है तो वांग जी और सीचन वो भी आए हुए थे देखने के लिए, ताकि वो जियांगजिंग और विंग को परफॉर्मेंस को देते हुए देख सके वो कितना ज़्यादा ब्रीव और बोल्ड एक्ट करता है। उसके बाद फैशन शो स्टार्ट होता है। धीरे धीरे करके सभी आ करके रैम वॉक करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो लोग लग्जरियस सूट वगैरह पहन करके करते हैं, जो कि बदल बदल के किया जा रहा था। फिर लग्जरियस ज्वेलरी ब्रांड का होता है जो कि उन लोगों के गले में था। विंग और जांगजेंग उसने ना वी शेप का डीप नेक वाला ड्रेस वेयर किया हुआ था और उसके ऊपर से उन लोगों ने ज्वेलरी डाले हुए थे, जो कि कतई जहर लग रहा था। दोनों बाल भी आगे से थोड़े मैसी बनाए हुए थे, बिल्कुल जैसे मॉडल में रहता है नहीं, आगे से मैसी सेक्सी हॉट फिगर, वैसे करके उन दोनों को रेडी किया हुआ था। और वो रैम वॉक कर रहे होते। वांग जी विंग से वापस से इम्प्रेस्ड हो रहा था और उसके प्रति वो खींचा जा रहा था, क्योंकि विंग का ऑरा ही वांग जी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा था। और वो आराम से उसे देख रहा होता है रैम वॉक वगैरह खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि जो बॉडी थी ना वो एक कह सकते हैं कि इस तरह से वो जालीदार उसका सूट था कि उसकी बॉडी पार्ट्स पूरे अच्छे से विजिबल हो रहे थे और वांगजी और विंग की बॉडी को वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। हो जाने के बाद सभी रोल मॉडल्स एक ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के आते हैं अंदर, हाथ ऊपर करते हुए अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की बातें बातें करते हैं। ये लोग क्लैपिंग से उनका सबका स्वागत करते हैं। उसके बाद वहां से वो शो खत्म होने के बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो जियांगजेंग था और विंग था वो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि अपने ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए थे। उसके बाद कपड़े बदलते फिर वो घर के लिए रवानगी लेते। अब 2 दिन बाद वांगजी और सीचन जियांगजेंग को और विंग को अपने ऑफिस बुलाते हैं। ऑफिस बुला करके उन्हें अपने ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कहा जाता है। वो दोनों रेडी हो गए थे और वापस से इन दोनों ने तक कास्ट काउचिंग की ही थी, काउचिंग कास्ट। वो वापस से वहां जाते हैं जहाँ पे फोटोग्राफर इन दोनों को कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने वाले थे ताकि वो देख सके।
तो वो दोनों आते हैं। जांगजिंग ने वाइट कलर का पैंट वाला जीन्स पहना हुआ था, चिनोज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद विंग ने ब्लैक वेयर किया हुआ था। और दोनों आकर के दो दो बॉक्स बने हुए थे वाइट वाइट कलर के, उसके ऊपर बैठ करके कुछ पोस्ट देना स्टार्ट करता है। जांगचंग विंग दोनों सेक्सी वे में पोस्ट को क्लिक करना स्टार्ट करते हैं, पिक्चर को करवाना स्टार्ट करते हैं। और वहीं पे वांग जी और सीचन दोनों ऊपर से रेलिंग से खड़ा होकर के उन दोनों को पिक्चर क्लिक करवाते हुए देख रहे होते। हालांकि जांगजिंग ने सीचन को देख लिया होता कि वहाँ पे दो बिजनेसमैन खड़े होकर के हम लोगों को देख रहे हैं, पर जांगजिंग ज़्यादा माइंड नहीं करता, क्योंकि हम कह सके तो वांग जी यहाँ का सीईओ है भाई, और ऊपर से वो यहाँ का अजब मॉडल है अभी। ऐसी उसकी कोई हैसियत भी नहीं है जिससे कि वो उसके सामने में कुछ बोल सके या कुछ भी। काम की तलाश तो सबको रहती है ना, बैठे रहने से बेटर है कि कुछ मिल जाए और कर लिया जाए। तो इसीलिए वो बस देखता है और वापस से पिक्चर क्लिक करवाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे पिक्चर क्लिक हो रही थी, सीजन का गला सूख रहा था और वो जियांग सिंह को ना लस्ट भरी आइज के साथ में देख रहा होता। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहे थे कि कैसे भी करके इस बंदे को अपने पास लाना है और इसके साथ रहना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बहुत सारी वाइल्ड थॉटों को भी इमेजिन कर रहा होता है सीचन का, जो कि वो जांगचिंग के साथ में कर सकते थे। इस तरह से उसको देख लेने के बाद जब वहाँ पे फोटो शूट खत्म होता है, वो जब ड्रेस वेयर कर रहा होता है तो सीचन उसके पास आते हुए कॉफ़ी बढ़ाता है। अब यहाँ पे आचिंग सीजन को देख करके एक मोकिंग वाली स्माइल के साथ मुझसे कहता, ओ तो अब कंपनी के सीईओज भी कॉफ़ी सर्व करने लगे हैं, ये तो काफ़ी प्राइड वाली बात है मेरे लिए। सीजन कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं वांगजी के लिए लेके आया था बट वांगजी यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ले लिया, तुम पी सकते हो, वैसे तुम्हारी पिक्चर काफ़ी कूल लग रही थी। तो अभी जियांगचिंग उसको टीज करते हुए कहता है और सेक्सी भी है ना। सीजन समझ रहा था, हाँ भाई हाँ, ये हिंट तो अच्छे से समझ रहा है, और वो मुस्कुरा देता और कहता है ऑफिस में चल के बात करें। सीजन उसको लेकर के आ जाता है और कहता है तो कब से काम कर रहे हो तुम। जांग सिंह बोलता है कि हम लोग 3rd ईयर से मॉडलिंग का काम स्टार्ट कर दिए हुए हैं, अब हमारा एक ही ब्रांड एम्बेसडर है, मैं जेनेट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और विंग लोरियल का ब्रांड एम्बेसडर है, और अभी आपकी कंपनी के साथ में कोलैब किया है। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता अच्छी बात है, वैसे तुम दोनों का मिलने ऑरा काफ़ी यूनिक लगता है, ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा सेक्सी हॉट टेम्पटेटिंग हो। जांगचेंग उसकी सारी बातों को सुन रहा था और कहता है कि आप मुझे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीचेन उसकी बात को सीधे से नकार देता और कहता है नहीं तो मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। वो इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है मैं समझ सकता हूँ सर, वैसे भी हर कोई ऐसी दिली ख्वाहिश रखता है जो कि जिनको मन में इंटरेस्ट हो, तो इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। अगर आपका हो गया हो बात करना तो मैं जा सकता हूँ, मुझे अपने भाई के पास जाना है। तो जियांगजिंग कहते ओ वो तुम्हारा भाई है, कहता नहीं हम बेस्ट बडीज है और मैं उसे अपना भाई मानता हूँ, हम दोनों के पेरेंट्स अलग हैं। इतना बोल करके और जियांगजिंग वहाँ से बाहर आ जाता है। वही दूसरी तरफ विंग वो कपड़ा चेंज करने के बाद वॉशरूम आया हुआ था, उसी वॉशरूम में वांगजी भी आया हुआ था। विंग जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आने को होता है वो वांगजी से टकरा जाता है और वांगजी विंग को कमर से होल्ड करते हुए कहता है हे क्या तुम ठीक हो। विंग वांगजी को देख रहा था एकदम शांत होकर के और वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी विंग को खड़ा करते हुए कहता है तुम्हें लगी तो नहीं। विंग कहता है नहीं नहीं लगी है, मुझे वॉशरूम यूज करना है। इतना बोलकर वो वांगजी के साइड से क्रॉस करता हुआ वॉशरूम चला आता है और अपने मन में स्क्रीमिंग करते हुए कहता है ओह माय गॉड ये यहाँ का सीईओ होकर भी कितना ज़्यादा हॉट है। हाँ, और उसने मेरी जान बचाई, क्या कोइंसिडेंस है। हम यहाँ काम करने आए हैं और जब से आए हैं तब से ये दोनों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। उस दिन फैशन शो फिनाले में भी ये थे, और कुछ तो है जो इनकी आंखें कहती है। हाँ, कभी न कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा। और इतना बोल करके और वो मुस्कुरा रहा था वॉशरूम में। वही वांग जी आकर के हैंड वॉश कर करके अपने हैंड को सुखा रहा होता है। तभी विंग आ जाता है और वापस से हैंड वॉश करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो हाथ होता है ना कभी कभी कि हाथ धोने के बाद हाथ से
पानी जैसे झटका रहा तो चला जाता है, वांग जी के फेस पे चला जाता है और विंग कहता है ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी इतना बोल करके अपने हाथ को ना अपने कपड़े पे जल्दी जल्दी पोंछ करके और वो वांग जी के ना फेस के ना पानी को ना ऐसे हटाना स्टार्ट कर देता है। भाई साहब, वांग जी के फेस रेड हुए थे, गर्म इतना ज़्यादा। तो विंग उसके फोrehead को टच करते हुए कहता है कि आपको बुखार आया है? कहता है नहीं। वांग जी उसको ना आराम से वो सब करते हुए देख रहा था और एंजॉय कर रहा होता है। तभी विंग के फ़ोन पे फ़ोन आता है, जिसे देखने के बाद कहता है ओह! मुझे ये कॉल लेना होगा, इम्पोर्टेंट है। और वो ले लेता है, कहता है हेलो, हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे चिंता मत करो, हम रात में साथ में ही होंगे। भाई साहब, ये सुनना हुआ कि वांग जी उसका तो पारा चढ़ गया, जल कुकरा, जली वांग जी की, भयंकर वाली जली। और वो कहता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वापस से उसके फ़ोन पे जियांग चिंग का कॉल आता है। वो पिक करते हुए कहता है हाँ चिंग। तो कहता है कहाँ हो तुम? विंग कह देता है मैं अभी जस्ट आया, मैं वॉशरूम यूज़ करने आया था। और इतना बोलने के साथ ही वो जा रहा होता है तो वांग जी उसका हाथ खींच के सीधे डोर पे पटक देता है और कहता है हे, मैंने पूछा कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? विंग कहता है नहीं, ये मेरा भाई है। वांग जी कहता है इससे पहले? विंग कहता है नहीं, वो मेरा फ्रेंड था। वांग जी कहता है तो रात में रहने वाली बातें, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम वन नाइट स्टैंड करते हो सबके साथ में? विंग कहता है हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम एज ए मॉडल काम करते हैं पर इसका ये मतलब नहीं कि हम हुकअप करते फिरते हैं। हम क्लब भी नहीं जाते, हम एज ए स्टूडेंट ही हैं अभी, हमारा फाइनल ईयर बचा हुआ है और आप ये क्या बातें कर रहे हैं? इतना बोल करके और विंग हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी पहले तो शॉक्ड था पर उसके जाने के बाद वो पागलों की तरह स्माइल करने लगता है। कहता है मतलब साफ है कि तुम बस अपना काम करते हो, तुमने ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ। और उसके बाद अपनी बढ़ी हुई दिल की धड़कन को वो जब फील करता है तो अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहता है ये क्या हो रहा है तुम्हें? अपने जज्बात के ऊपर काबू रखो वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद जांगचिंग और विंग वहाँ से चले जाते हैं। विंग पूरे रास्ते वांग जी की इन्हीं हरकतों को मतलब सोच रहा होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक सोशल हैरेसमेंट था जो कि वांग जी ने विंग के साथ में करा हुआ था। वो जियांगचिंग को बोल देता है कि मुझे ना वो सीओ ना कुछ ठीक नहीं लगता है। तो जियांगचिंग उसे पूछता है कि क्या हुआ, उसने कुछ किया क्या? अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे बताए कि वो वॉशरूम में कैसे उसके साथ पेश आ रहा था। इसलिए कहता है नहीं, मैं खुद डील कर लूँगा, तुम्हें पता है ना। कहता वैसे देखा जाए तो दोनों बहुत ज़्यादा हॉट और ड्रेसिंग टेम्पटेटिंग है ना। विंग कुछ भी नहीं बोला था क्योंकि उसे अभी वाली हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी वांग जी की, इसीलिए। उसके बाद वो वापस से घर आ जाता है, खाना वाना बनाकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद अब अगले दिन अब वो जो प्रोमो शूट हो गया था तो वो उसके सारे पिक्चर्स वगैरह को ना अंकल को उसके मॉम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वहाँ पे कुछ और लोग थे जो कि इंटरमीडिया प्राइजेस की तरफ से ही थे। वो सब उस पिक्चर्स को देखना स्टार्ट करते जिसमें जियांग चिंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। इसीलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं मिल करके कि जियांगजिंग को सूट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए लायंस की तरफ से और विंग को घड़ी के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाए क्योंकि वो जिस तरह से पोजेस दे रहा था जैसे कि फाउंडेशन लिपस्टिक घड़ी वगैरह में लोग देते हैं ना, वैसे दे रहा था। तो इस तरह से दोनों कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की प्रोसीजर वो लोग शुरू करते हैं। 4 दिनों बाद जियांगजिंग और जो विंग था उसे वापस से बुलाया जाता है लैन ऑफिस। वहाँ पे मैडम लैन ई वो दोनों के लिए एक एक फाइल बनाई हुई थी और वहाँ पे दोनों को पढ़ करके सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है। उस कंपनी में लैन किरण भी थे और वो ये सभी थिंग्स को देख रहे होते हैं। तो वो दोनों अमिन की चांगचिंग और वी उसके ऊपर साइन कर देते हैं और दोनों मतलब सीचेंग की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जियांगजिंग बन जाता है और वांगजी की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर विंग बन जाता है। उसके बाद वो सबसे हैंडशेक करते हैं और कर लेने के बाद वापस से उन्हें प्रोमो शूट के लिए भेज दिया जाता है। जियांगजिंग और विंग जब प्रोमो शूट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा पैंट खोल करके उसे वॉक करते हुए आना होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बैक से हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। और वांगजी उसे देख करके अजीब से स्माइल के साथ में उसके बट को ही देखे जा रहा होता और कहता कूल, तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हैंड में आने के लिए। और इतना बोल करके और वो वहां से उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। जब प्रोमो शूट खत्म होता है तो वो
वापस आते हैं। अब विंग को ना वांग जी के पास जाने में थोड़ा-सा अजीब और हिचकिचाहट फ़ील हो रहा था, क्योंकि उस दिन वॉशरूम में उसने जो किया था, इसलिए वो अवॉइड करके चला जाता है चेंजिंग रूम में। वांग जी सोच रहा था कि विंग आएगा, उससे बात करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद वांगजी मीटिंग के लिए चला आता है, जहाँ पे उसे घड़ी के रिलेटेबल डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह के बारे में उसे समझाना था लोगों को, जो कि वहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स के मेंबर्स थे उन सबको, क्योंकि वो इस घड़ी को लॉन्च करना चाहता था, जिसके लिए विंग को उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और उसके बाद अ, उस घड़ी के ज़रिए वो वापस से पैसे अर्न करना चाहता था और ज़्यादा। इस साल थोड़ा-सा कम प्रॉफ़िट हुआ था इसे इसी वज़ह से। तो वो विंग जब उसे अवॉइड करके चला जाता है ना, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोच रहा था कि उससे क्या हुआ। उसके बाद वापस से वो विंग को देखने के लिए वॉशरूम की तरफ आता है, जहाँ पे वो ड्रेस चेंज करके अपने फेस को साफ करके और एस्लिन को पकड़ के खड़ा था और वांग जी के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पे वार्डन जी वापस से आ जाता और कहता, हे, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? विंग तो पहले काफ़ी डर गया था, फिर अपने आप को मैनेजेबल करते हुए कहता है, आपको कोई काम था सर? वांग जी कहता है, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तुम्हें क्या मुझसे डर लगता है? विंग ना थोड़ा-थोड़ा करके पीछे खसक रहा होता है, तो वांग जी उसकी नोटिस करते हुए कहता, क्या हुआ? हाँ? विंग कहता, प्लीज़ मेरे पास मत आना और मेरे साथ वैसा-वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है ना? हम यहाँ पे ओनली फॉर काम करने आते हैं, पर मुझे मुझे ये सभी थिंग्स नहीं करनी। वांग जी समझ गया था कि वो उस दिन के लिए वो पैनिक कर रहा है और वो उसके पास आते हुए उसके शोल्डर को ग्रैब कर लेता है। विंग तो पहले शॉक्ड ही हो गया था एंड देन कहता है, देखो, मैं वैसा वैसा इंसान नहीं हूँ कि बड़े बड़े लोगों को फंसाता है। प्लीज़ मुझसे दूर रहिए मिस्टर लैन। इतना बोलकर वो वांग जी को धक्का दे देता है। वांग जी समझ गया था कि वो उससे डर रहा है, इसलिए कहता, हे, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को हवा में फ्लाई कराते हुए उसे कह रहा था, रिलैक्स, ठीक है ना? मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। वो तो उस दिन हमने इतनी सारी साथ में शॉपिंग, जो तुम सूट कर रहे थे, तो मैं बस मेस्मराइज्ड हो गया था। ऊपर से जब मैंने तुम्हें वॉशरूम में देखा तो अ, थोड़ा-सा मुझे ओवर रिएक्ट मैंने कर दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत पर्सन हूँ, ओके ना? चलो, अ, तुम बाहर चलो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। रिंग तो पहले थोड़ा-सा घबरा ही गया हुआ था कि क्या सच में ये उसके साथ कुछ तो गलत करने वाला नहीं है ना? बट जब वांग जी वहाँ से चला जाता है, तो वो राहत की साँस लेता है और वापस से वो उस रूम से बाहर आता है। उसके बाद वापस से उसके मॉम-डैड जो थे, आई मीन कि अंकल और मॉम और सीचेन, वाचेंग, ये सब बैठे हुए थे और विंग भी आके बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पे प्रोसीजर शुरू होती है डिज़ाइन वगैरह के बारे में वो लोग को बताने की, ताकि वो लोग एडवर्टाइज़मेंट के टाइम पे बोल सके और जियांग चेंग को भी वो लोग सूट के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों की मीटिंग चलती है 2-3 घंटे की। वहाँ पे सारे डिज़ाइन पैटर्न्स को बताने के बाद अब बारी थी कि जो शेयर होल्डर्स वगैरह थे, ब्रांड एम्बेसडर थे, उन लोगों को भी एक बार डिज़ाइन का रिव्यू वो लोग कराया जाए। तो उसके लिए वो लोग दूसरे दिन का टाइम डेट सेट करते हैं। फिर बाकी के जितने भी प्रोसीजर थे उन लोगों के कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के, पैसे वगैरह के, वो सभी बातें डिस्कस की जाती है कि इतना-इतना प्रॉफ़िट होगा, तो इतना-इतना आप लोगों को मार्जिन दिया जाएगा और इतना-इतना आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। वो सभी थिंग्स कर लेने के बाद वापस से फाइनली वो लोग उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं और फाइनली विंग और जो जियांगचिंग थे वो दोनों दोनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। अब था प्रोमो शूट के बाद उन लोग के मेन एडवर्टाइजमेंट की बारी, इसलिए लगातार जियांगचिंग और जो विंग थे वो आते थे सूट वगैरह चेंज कर करके, कुछ कुछ सूटों को पिक्चर्स वगैरह देते थे जो कि मैगजीन कवर्स और इधर उधर के लिए काम आ सके। और उसके बाद फिर वो विंग और जियांगचिंग एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ पे सूट वगैरह होता है बहुत बड़ा-बड़ा, जो बोल सकते हैं कि स्टूडियो के अंदर। वहाँ आने के बाद पहले तो जियांगचिंग उस कोट का एडवर्टाइजमेंट करता है, जो कि अलग-अलग टाइप्स के थे। वो सब कुछ कर लेने के बाद 3 सूट को वो लोग छाँटते हैं जिसे री-अपलोड किया जा सके। उसके बाद विंग उसे हाथ में उसकी घड़ी और एक बॉक्स को दिया जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस घड़ी और किस ब्रांड को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा मतलब ऐसा कर करके और विंग को ग्राउंड में उतारा जाता है। विंग आराम से उन सभी चीज़ों को
कर रहा होता है, घड़ी के बारे में बता रहा होता है और वापस से कैसे पहना जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सूट होता है वैसे ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखा जाए तो एक तरह से दोनों दोनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके थे और अपना काम भी कर रहे होते और धीरे धीरे कंपनी को विंग के आइकन फेस की वजह से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया था। और जियांग की हॉट सेक्सी बॉडी के कारण उसे मैगजीन्स कवर पे छपना, हाईलाइट में रहना, बहुत सारे पत्रकारों द्वारा स्पॉट किया जाना, पेपराइजीज द्वारा तंग किया जाना, ये सभी थिंग्स इन दोनों के साथ होने लगे थे जिससे कि जियांग और विंग परेशान हो गए थे। पहले भी वो लोग काम करते थे पर लैंस इतनी बड़ी ग्रुप्स थी कि हर चीज़ आग की तरफ फैलती थी और जिससे कि ये लोग सेंटर ऑफ पॉइंट बन गए थे सारे नॉर्मल पीपल्स के लिए, जिस कारण से इन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी दिनों दिनों विंग की तरफ अट्रैक्शन फील करता जा रहा था। उसकी बॉडी को जब भी वो देखता उसके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे और वो उसे लेकर के अलग अलग इमेजिन भी कर रहा था। एज यूजुअली आज भी जब शूट खत्म हो जाता है, शूट जो वो लोग करने आए हुए थे, उसके बाद उन्हें दूसरी कंपनी जाना होता है, जिस वजह से विंग जल्दी जल्दी में अपना बैकपैक और शर्ट वगैरह ना खोल करके चेंज कर ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे वांग जी आ जाता है। अब विंग पूरा शर्टलेस था और वांग जी उसको इस हालत में देखकर पहले तो उसका गला सूख रहा होता है एंड देन विंग फटक से अपने ऊपर शर्ट लेते हुए कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी जो कि अपने कंट्रोल को लूज कर चुका था वो दूसरी तरफ मुड़ जाकर कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, मुझे अभी ना दूसरे कंपनी जाना होगा, वहाँ पे शूट चल रहा है तो जाना ही होगा हमें और ऊपर से 10 दिनों की हम लोगों को लीव चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। वांग जी पहले तो दूसरी तरफ देखे देखे ही विंग की सारी बातों को सुनता है देन वापस से जब उसे देखता है तो उसकी एडम ऊपर को देख करके वांग जी वहाँ पे उसकी निगाहें जाके रुकी हुई थी क्योंकि विंग ने अपने ऊपर शर्ट को चिपका रखा हुआ था जिससे वो बहुत क्यूट दिख रहा था। पर सच तो ये था कि वांग जी की निगाहें फिलहाल से कहीं और थी और उसकी पूरी बॉडी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसके पास बढ़ता है और उसके फेस को जैसे टच करने को कोशिश करता है। विंग अपना फेस पीछे ले लेता और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं सर? वांग जी उसकी तरफ फिर से बढ़ता है और उसके बट चिक्स पे तो अपने दोनों हाथों को रखते हुए स्क्यूज करके उसे अपनी ओर करीब खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हें एडमायर करने लगा हूँ माय ब्रांड एम्बेसडर। इतना बोल करके वो विंग को देख रहा होता है। विंग तो पहले शॉक्ड ही हो गया था, फिर जब उसे समझ में आता है कि वांग जी उसे हिट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे थोड़ा सा धक्का देते हुए कहता है, आई एम तो सॉरी सर, मुझे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे नेम फेम दोनों चाहिए और उसके बाद मैं रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा आपको लेकर के सर। इतना बोलना हुआ ही था तो जियांग हंसते हुए कहता है, हाँ। जियांग नहीं, वांग जी हंसते हुए कहता है विंग से कि मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ अपने दिल की बात, ऐसा नहीं है कि मैं सच में ये चाहता ही हूँ, मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ विंग। और इतना बोल करके उसके बद को ना अपनी ओर आगे की तरफ खींचता है और विंग के बालों को फहराते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है। विंग कहता है, इसका मतलब कि आप मुझे लाइक करते हैं? वांग जी कहता है, पहली बार जब देखा था शायद तब से ही, पर मैं तुम्हें बताना भूल गया था। विंग कहता है, बट जो भी हो मैं आपको नहीं करता सर। भांग जी के लिए हार्ड और नॉट विन विन वाली सिचुएशन थी। वो कहता है, तो मुझे तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या करना होगा? विंग कहता है, अभी तो बहुत सारे सूट्स हैं, उसके बाद आह, हम तो वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए सब कुछ करूँगा। इतना बोल करके और वो उसे छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। विंग को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था बट अभी वाला ट्रीटमेंट वांग जी जो वो करके गया था विंग को थोड़ा अजीब ऑकवर्ड, साथ में ऐसा लग रहा था कि वांग जी थोड़ा अपना जिद्दीपना दिखा रहा है और वो वही सब सोचते हुए अपने कपड़े को वेयर करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ से निकलने के बाद विंग बाहर आता है जहाँ पे जियांग ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वो जियांग को बोलता है कि आचिंग चलो हम चलते हैं। इतना सुनना हुआ ही था तो जियांग कहता, क्या हुआ है विंग? विंग कहता, कुछ भी नहीं, बस चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना है। इतना सुनना हुआ ही था तो जियांग कहता, आर यू ऑल राइट ना? विंग कहता, मैंने बोला ना चलो यहाँ से, बस चलो। और इतना बोल करके और वो जियांग को लेकर के वहां से जाने लगता है। जियांग कहता है, तुम आज अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ? तो विंग कहता है, नथिंग, बस ऐसे ही। आ, आ, आ,
मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो तुम ना घर चले जाओ। यांग चिंग कहता है, इतना लंबा सूट चला है, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए विंग। तो कहता है, मुझे पता है, बट फिर भी मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। इतना बोल करके वो दूसरा टैक्सी लेता है और विंग वहां से लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। जब वो लाइब्रेरी आता है तो ऐसे ही बुक सबको ना पढ़ने के लिए विंग ना कलेक्ट कर रहा होता है, तभी अचानक से एक शख्स उसके बैग से ना बट की तरफ से ऐसे जैसे दो एक ही रॉड रहता ना, तो उसके हाथ में बहुत सारा बुक था। तो अपने हाथ को ना बुक से कवर किए हुए था और उसके बैग बट से कैसे मतलब चलते हैं तो बुक रहता हाथ में, तो चलते चलते नहीं बॉडी टच हो जाती है। तो वैसे उसका बैग ना विंग के बट से ना ऐसे रगड़ करके और वो निकल जाता है। विंग इतना जोर से चीखता है कि उसके हाथ से किताब गिर जाती है और उस शख्स के हाथ से भी। वो बेचारा तो डर गया था, कहता, आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। एक्चुअली मैं देखिए मेरे हाथ में बहुत सारे बुक्स थे, इसी वजह से मुझे आपकी बॉडी से टक्कर हो गई। वो भी जानबूझ के नहीं लगा था भाई, उसके हाथ में ऑलरेडी 6-7 किताब थे और वो लेके चल रहा था दोनों हाथ से, और विंग के बॉडी से उसकी बॉडी गलती से टच हो गई थी। विंग कहता, इट्स ओके, कोई कोई बात नहीं, आ, ये लो। और इतना बोलकर उसका सारा किताब समेट करके विंग उसे दे देता है। उसके बाद फिर विंग वापस से 2 किताब लेता है और वो आके बैठ के पढ़ने लगता है, पर पढ़ने वक्त उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सी सफोकेशन फील हो रहा था, अजीब घिन आ रही थी उसे अपने आप से ही, और वो पटक देता है किताब को और परचेज करके वहां से एक बुक, और वहां से वो चला आता है। जब वो आ रहा होता है, रास्ते पे चल रहा होता है, भाग जी अपने मीटिंग के लिए जा रहा होता है क्रिस के साथ में बाहर क्लाइंट से मिलने के लिए। तो वो विंग को चौराहे पे चलते हुए देखता है। वांग जी कार रोकता है उसके सामने में, तो विंग तो पहले घबरा गया था, डर गया था बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो उस कार को देखने लगता है। वांग जी कार की विंडो को नीचे करते हुए मुंडी बाहर निकाल के कहता है, हे, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक या डोमेट्री तक छोड़ दूं? विंग उसके हाथ उसके बुक पे थे कसे हुए और वो कहता है, नो थैंक्स, और इतना बोलकर वो आगे आगे चलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है, इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्रिस उसे देखते हुए कहता है, सर ऐसा लगता है जैसे कि वो आपसे डरते हैं। भांग जी जब वॉशरूम वाला किस्सा याद करता है, तो हाँ, विंग थोड़ा सा अजीब बिहेव तो कर रहा था, बट वांग जी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। दैट्स वाई वो कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, ठीक है चलो। अब अगले दिन से वापस से प्रोमो शूट होना स्टार्ट हो गया था और एडवर्टाइजमेंट भी। उसके बाद छोटे बड़े शूट होते थे और फिर उसके बाद बंद हो जाता था, ज़्यादा काम रहता नहीं था। कोई भी ऐसा ड्रेस वगैरह कुछ भी हो तो वो सभी थिंग्स करना स्टार्ट हो जाता था। तो वांग जी ना हमेशा विंग के पास आता, उसे अप्रोच करने की कोशिश करता, उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करता। विंग या तो पैनिक करने लगता था या फिर वो घबराने लगता था, पर वांग जी को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। जब से वांग जी ने उसे अपनी बाहों में भरा था, तब से विंग ऐसे ना पैनिक वाले रिएक्शन करने लगा था। एज यूजुअली आज भी जब शूट चल रहा था विंग का, तो जैसे ही शर्ट पहना करके, मेकअप मैन नहीं होती कि उसको मेकअप वगैरह करते हैं, तो जब वो कर रहा होता है ना, विंग वांग जी को देखता है। उस समय से वो शूट अच्छे से कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, सही सही चल रहा था, पर वांग जी को देखते ही विंग उसकी बॉडी शेक करने लगी थी, और वो जो मेकअप मैन था जैसे उसके शर्ट्स को हटा करके और उसके गले पे ना मेकअप करना अप्लाई करता है ना, विंग ना अपने शर्ट को ना ऐसे मोड़े जा रहा। मेकअप मैन को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी करके हटना था। वो दूसरे एक्टर को या दूसरे मॉडल को भी वो रीस्टार्ट करता ना, रेडी करता, तो वो ऐसा कर रहा था ना, तो विंग अपने शर्ट को समेट रहा था। वांग जी नोटिस कर रहा है कि विंग समेट रहा है। वो मेकअप मैन झल्लाते हुए कहता है, हे, ठीक से खड़ा रहो और शर्ट को थोड़ा सा लूज करो, मुझे तुम्हारे चेस्ट एरिया पे पूरा मेकअप अप्लाई करना है, तभी तो पिक्चर अच्छी आएगी ना। जियांग जिंग जब ये नोटिस करता है, उसके पास आते हुए कहता है, हे ब्रो, क्या हुआ है? हाँ, तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो? विंग वांग जी को देखता है एक नज़र और उसके बाद वो जियांग जिंग को देखते हुए कहता है, नहीं तो, मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है शायद। इतना बोल करके और वो जियांग को देखने लगता है। जियांग कहता है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो? खुद को देखो। और तब बोल करके और वो अपना मेकअप करवा रहा होता है। फिर वांग जी को देखते ही भी अपना सर नीचे कर लेता है। फिर वांग जी उसे देख करके वहां से निकल जाता है और अपने मन में कहता है, ये मुझसे डरता क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद विंग रेडी हो जाता है
और मेकअप मैन वहाँ से चला जाता है। जांग जिंग कहता है मैं अभी आता हूँ कॉफ़ी लेकर के, अभी तो प्रोमो होने में शूट होने में भी टाइम है ना, तो मैं अभी जस्ट आया। इतना बोलकर वो कॉफ़ी लेने के लिए, कॉफ़ी जैसे हर ऑफिस में होता है, कॉफ़ी मशीन होती है वहाँ पे, प्लास्टिक के या फिर किसी भी चीज़ के कप रखे होते हैं, आप चाहो लेके पी सकते हो। तो ये लोग भी, आई मीन यांगजिंग भी सेम वही करने के लिए गया हुआ था और वो कॉफ़ी लेने चला जाता है। उस समय विंग ने अपने बालों को जो सेट करके गया था, उसके बालों को वो ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फटक से वांग जी आ जाता है और आते ही कहता है हे। विंग जब ये कर रहा होता है, अचानक से वांग जी की वॉइस सुन करके धड़फड़ा करके उसकी तरफ मुड़ता है, जिससे उसकी उसी कुर्सी में चोट लग जाती है और पैर पकड़ के आउच करने लगता है। वांग जी उसके पास आते हैं, उसके पैर को जैसे टच करने को होता है, विंग उसे धक्का दे देता है और वहां से जाने लगता है। वांग जी कहता है हे, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। एक बार मैंने बस तुम्हें उस तरह से टच किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया है। तुम मुझे डरते क्यों हैं? पर विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन वो वापस चला आता है सूट के लिए। अब वो जब घड़ी का जो सूट कर रहा था, वो घड़ी के कलर का ड्रेस उसने वेयर किया था और जो बेल्ट थे वो सिल्वर कलर के, तो वो ड्रेस चेंज कर करके सूट कर रहा होता है। क्योंकि देखो, चाइना में हो या कहीं पे भी मॉडलिंग में, अगर किसी पार्टी इवेंट में जा रहे तब भी सूट होता है, किसी सेमिनार में जा रहे तब भी सूट होता है, ड्रेस का रिकवरी चेंज होता है तब भी सूट होता है, प्रोमो होता है उसमें तो सूट होता ही होता है, फैशन फिनाले होता है उसमें भी सूट होता है। तो अभी वो प्रोमो सूट कर रहा होता है वापस से घड़ी का, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट वो जोड़ जोड़ कर बना लेते हैं। तो वो चला आता है देने के लिए और कर रहा होता है। विंग बार बार टेक टू टेक ले रहा था, टेक टू टेक ले रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ तो भयंकर चल रहा था। फिर जब वांगजी वहां पे आता है तो सीचन भी आके वहां पे खड़े थे और सीचन बोलता है आज ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। जियांग चेंग जो कि सब कुछ सुन रहा था और वो एक कॉर्नर पे मतलब बैठा हुआ था और अपने फोन में खेल रहा होता है। तभी वांगजी उसे कहता है नहीं, इसे इसे स्विच करने की जरूरत नहीं है, ये पैनिक कर रहा है जस्ट बिकॉज इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं इसे काम डाउन कराता हूँ। तो सीजन कहता है ठीक है, इतना बोल करके और वो वांग जी उसके पास आता है और जहाँ पे सूट हो रहा था वहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स रखे हुए थे, उन प्रॉप्स को वो लांघते हुए उसके पास आता है। विंग उसे देख करके, उसके हाथ में जो घड़ी थी ना वो उसके हाथ में ही थी और वो वांग जी को देख रहा था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी धीरे धीरे करके, जैसे वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिलहाल से विंग ने पैनिक करने लगा था। विंग कहता है मेरे पास मत आना, मैंने बोला ना मेरे पास मत आओ, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आओ, प्लीज मत आओ, मुझे मुझे आपसे डर लगता है, प्लीज मत आओ। वांग जी उसके पास आता है पर विंग जो कि बेहोश होने के कगार पे था, वांग जी से अपने बाहों में भर लेता है और कहता है हे वेक अप हे। बट विंग तो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने को था। वांग जी इसे पैकअप करवा देता है क्योंकि आज के सूट का बहुत सारा खर्च हो चुका था और विंग बेहोश भी हो चुका था, जिस वजह से सीजन बहुत ज़्यादा गुस्से थे और जियांगजिंग को पता है कि एक दिन का पैकअप का मतलब कितना खर्च हुआ। समझो कि मिलियंस तो नहीं बोल सकते हैं पर लाखों में खर्च आज के एक दिन का वो बर्बाद चला गया। तो वांग जी विंग को लेकर के अपने कैबिन में आकर के उसे सोफा पे लिटा देता है और लिटाने के बाद उसके हाथ पैरों को ना ठंडा हो पड़ा हुआ था वो चेक करता है, फिर उसके होश में आने का वेट करता है। जब वो होश में आता है तो वांग जी उस कमरे में नहीं था। उस समय वो सीचन के पास था क्योंकि सीचन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। जांग चेंग उसके पास बैठा हुआ था, रोते कहता हे बड़ी तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है आई एम सो सॉरी अचिंग, मेरी वजह से पैकअप हो गया, आज का पूरा शेड्यूल और ऊपर से आज का खर्च कितना ज़्यादा हो गया होगा ना, मैं सच में ब्रांड एम्बेसडर बनने के लायक नहीं हूँ। तो जियांगजिंग कहता है हाँ ये बात तो तूने सही कही, तू लॉरियल वाले प्रोडक्ट पे जब करता है तो तू कितना खुश रहता है, हैप्पी रहता है, तुम्हारे फेस से तुम्हारे एक्शन से पता चलता है कि तू सच में एड को एंजॉय कर रहा है एंड देन उसे उस प्रॉप्स के जरिए तू वो सभी थिंग्स कर रहा है। बट तुझे आज क्या हुआ था, मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, 10-15 दिनों से, कि तू पैनिक कर रहा है। क्या हुआ है तुझे? तू मुझे बताएगा या फिर मैं कहीं और से पता करूँ? इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं वो मुझे कुछ पास्ट की चीजें याद आ गई है, तो मुझे वांगजी सर को देख के डर लगता है। जियांगजिंग कहता है ओह ऐसा क्या है जो तुझे डर लगता है? हाँ। तो विंग बोलता है कि जब
जब मैंने स्कूल पास किया था और मैं यहाँ पे आके कॉलेज में दाखिला लेने वाला था ना, तो एक एक साइंस के टीचर थे। वो मुझे बहुत मानते थे। मैंने कभी नहीं जाना था कि वो लड़कों को पसंद करते होंगे। लड़कों को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, बट वो टीन एज बच्चे को पसंद करते थे, जबकि उनकी एज खुद 40 साल के आसपास की थी। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है आचिंग, बट वो तो जंगचिंग कहता है, सब तुम तो बोल ही चुके हो कि बुरी बात नहीं है, सही है, सब कुछ सही है, तो फिर क्या। विंग बोलता है कि जब लास्ट लास्ट टाइम मैं स्कूल का सर्टिफिकेट लेने गया था ताकि मैं कॉलेज में दाखिला करा सकूं, तो सर मुझे सर्टिफिकेट देने के बाद मेरे बैग से आकर मेरे बट को यूज करके और मुझे बहुत गंदे तरीके से टच करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय से मुझे बॉडी टच से डर डर लगता है। और 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 जब भी तो जंगजिंग कहता है, इससे वांगजी का क्या लेना देना है। विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। क्या क्या मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं आज के बैकअप का खर्च दे सकूं मिस्टर लैन वांगजी सबको। तो जंगजिंग कहता है, हाँ, हम दोनों मिलाएंगे भी ना तब भी नहीं आएंगे। तुम्हें पता है ना, अगर हम परमानेंटली यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो शायद से हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाए। बट नॉर्मली देखा जाए तो किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को जितना ब्रांड्स चलता है, जितने एड्स जाते हैं, उतना रेवेन्यू मिलता है। देखता हूँ, हम दोनों को मिला के शायद से हो जाने चाहिए, तो हम दे देते हैं, ठीक है ना। विंग कह देता है, ठीक है, और इतना बोल करके वो कहता है, चलो चलो चलते हैं। और उसके बाद जो जियांगचिंग था वो विंग को लेकर जैसे ही जाने को होता है, सामने वांगजी को देखता है। विंग वापस से पैनिक करने लगा था और वो जियांगचिंग के पीछे जा रहा होता है। वांगजी कहता है, मिस्टर आशिंग, आप बाहर जाए। जियांगचिंग कहता है, जी सर। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वांगजी अपने कोट को थोड़ा ढीला करते हुए आता है, अपना कोट उतारता है। विंग पीछे पीछे जा रहा होता है। भांजी धीरे धीरे करके उसके करीब बढ़ रहा होता है और आते ही अपने कोट से उसको कवर करता है। पहले विंग तो पहले डर ही जाता है, बट बाद में जब उसके कोट को देखता है तो कहता है, ये आप क्या 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 कर रहे हैं। भांजी विंग को सीधे उसको बोलने का कोई मौका नहीं देता है और वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग कह रहा था, प्लीज आप मेरे पास मत आइए सर, मुझे डर लग रहा है। और वांगजी कुछ भी नहीं सुन रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके विंग को सोफा के करीब लेके आता है और अभी भी उसकी तरफ ही अपने कदमों को धीरे से बढ़ा रहा होता है। विंग बस एक ही बात चैंट करते हुए बोल रहा था, प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, ये क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना वांगजी सर प्लीज। पर वांगजी विंग को सीधे धक्का देता है। वो सोफे पे गिर जाता है। वो जैसे उठता और बोलता कि सर क्या, बट उससे पहले वांगजी उसके पास आ गया था। वांगजी विंग जो कि अपने दोनों चिहुनी के ऊपर गराए हुए सोफा पे हल्का सा उठा हुआ था बैक की तरफ से, उसका पूरा बॉडी सोफे पे था लेटा हुआ टाइप से, और नेक के पास से हल्का उठा हुआ था। वो कहता है, ये आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वांगजी कहता है, आई लाइक यू विंग, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। विंग कहता, हाँ हाँ। इससे पहले आगे कुछ और विंग बोल पाता, वांगजी विंग के हेड के नीचे अपने हाथ को रखता है और उसके लिप्स को सीधा कैप्चर करते हुए उसे सक करना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी विंग के सॉफ्ट प्लम्पी लिप्स को, जो कि चेरी के जैसे स्मेल कर रहा था क्योंकि उसने रेड चेरी लिपस्टिक लगा रखा हुआ था, वो उसी के जैसे स्मेल कर रहा था। उस रेड चेरी लिप्स को वो चूसना शुरू कर देता है। वांगजी जैसे जैसे उसे सक कर रहा था, विंग धीरे धीरे करके अपने बॉडी को बेड पे डाल रहा था। वांगजी किस करने के बाद उसके माउथ को एक्सप्लोर करने के लिए उसके लिप्स को, अपर वाले को अपने टीथ से पकड़ के खींचता है, जिससे लाइक विंग के साउंड्स निकालता है। और वांगजी अपने टंग को उसके टंग के साथ में राउंड राउंड घुमाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके टंग को वो सक करना स्टार्ट कर देता है। अपने टंग से उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करते हुए उसके टंग को वो चूसना शुरू कर देता है। उसके बाद वापस से उसे किस करना शुरू कर देता है, जब तक कि वो दोनों का मन न भर जाए। और जो वांगजी था वो ब्रूटल किस नहीं कर रहा था, वो सॉफ्ट किसेज कर रहा था। उसे ब्रीदिंग लेने के लिए टाइम भी दे रहा था कुछ कुछ सेकेंड का, जिससे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो, और किसिंग सीन्स लॉन्ग जा रहा था। वो किस कर लेने के बाद वांगजी विंग के फोरहेड को टैप टैप करते हुए उसके आईज को क्लोज करता है और उसके हाथों को अपने सीने पे रखते हुए कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें
गलत तरीके से टच किया उसके लिए आई एम सॉरी, और वॉशरूम में मैंने तुम्हें डराया उसके लिए भी आई एम सॉरी। बट मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। पिछले 2 मंथ से मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम पिछले 15-20 दिनों से मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं ये सभी थिंग्स नहीं झेल सकता। आई एम सॉरी टू से, मैंने सब सुन लिया तुम्हारी बातें। तो क्या उस साइंस टीचर ने तुम्हें बहुत ही गंदे तरीके से हैरेस किया था विंग? विंग जब ये सुनता है वो शॉक हो गया था, मानो कि उसकी दुनिया 360 डिग्री टर्न हो गई थी। वो गोल गोल घूम के चक्कर खा के गिरने जैसा हो रहा था। विंग उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और हल्के से उसके चिक्स पे आ गए थे। जी उस आंसू को पीते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें उस तरीके से टच किया जिससे कि तुम्हारी दबे हुए जख्म वापस से हरे हो गए, और उसका गुनहगार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो विंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे गंदे तरीके से मेरे बट चिक्स को एक्सक्यूज किया, फिर मेरे बैक पे हाथ चलाया। जब मैं मुड़ गया और उन्हें हटाने की कोशिश करने लगा तो सर ने मेरे दोनों चेस्ट को हाथ से ग्रैब किया और मुझे किस करने के लिए टेबल पे धक्का दे दिया। मैंने कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो सर मेरे हाथों को पकड़ करके और वो टमी से मुझे पकड़ के टेबल पे बैठा करके और मेरे मुंह को बंद करके मेरे मुंह में रुमाल डाल दिया और मेरे पैंट्स को खोलने लगे। वो तो वहां पे सर के नेम बोर्ड रखा हुआ था, तो मैंने सर पे दे मारा और मैं वहां से भाग गया। वरना ना वो तो मेरी, और इतना बोलकर विंग फूट फूट कर रोने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो विंग को बार बार इसी तरीके से तो टच करने की कोशिश कर रहा था ना कहीं वांग जी को लग गया था कि विंग उससे डर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा, पर ऐसा रीजन हो सकता है वो सोच भी नहीं सकता था। न जाने कई सालों से विंग इस दर्द को अपने अंदर दबा के रखा हुआ था। वांग जी विंग को गले लगा लेता है, उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, हे, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाओ तब तक मैं तुम्हारे बॉडी कांटेक्ट नहीं करूंगा। पर मैंने बस अपने दिल की बात बताई है, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। और दूसरी बात कि मैं तुम्हारा साइंस टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इस कंपनी का सीईओ हूँ, मैं वांग जी हूँ विंग। इतना बोल करके और वो विंग के फेस को अपने ऊपर करता है जो कि रो रहा होता है। उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस तरीके से टच किया। सच कहूँ तो मुझे, वैसे तुम्हें सच कहूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें बैक से हग करूँ, तुम्हारी बॉडी को स्क्यूज करूँ और तुम्हारे नेक को स्निफ करूँ, तुम्हारे एयर के ऊपर फ्लो करूँ, बाइट करूँ, तुम्हारे फेस को अपनी तरफ टर्न करके वैसे ही किस करूँ, और अपने हाथ को तुम्हारे, मेरे बहुत सारे वाइल्ड इमेजिनेशन है, बट मैं तुम्हारे परमिशन के बिना नहीं करना चाहता भी। मुझे माफ कर दो कि मैंने जो भी कुछ किया अभी बीते कुछ दिनों में। इतना बोल करके वांग जी उसे गले लगा लेता है। विंग को कंसोल करने के बाद उसे अच्छा लग रहा था और वो कहता है, इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे डर लगता है, हाँ थोड़ा थोड़ा लगता था, क्योंकि आप बार बार उसी तरीके से मुझे टच करने की कोशिश करते थे और मुझे अपने अंदर से घिन आती थी। मुझे मुझे आत्मग्लानि महसूस होती थी कि मैं, वांग जी उसकी बातों को सुनते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, जब हम किसी को प्यार करते हैं या नफरत करते हैं तो जो हमारे करीबी होती है उसकी भावनाएं हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं। उस साइंस टीचर ने तुम्हारे साथ तुम्हें अब्यूज करने की कोशिश की और वो सब कुछ किया, तो तुम्हें अपनी अंतरात्मा को तिरस्कृत होता हुआ फील हुआ, इसीलिए तुम्हें जब भी किसी का टच या कुछ भी ऐसा होता है तो तुम्हें घिन आती है अंदर से। पर ये मेरा, शायद शायद नहीं विंग, ये मेरा प्यार है जो तुम्हारे लिए पनप रहा है और बढ़ रहा है। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया और मुझे खुशी है कि तुम भी पूरी तरीके से प्योर हो। मैं उस टीचर को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके अरविंद को वो गले लगाए हुए था। उसके बाद विंग को कंसोल करने के बाद कहता है, आई थिंक से अभी भी टाइम है 1 घंटे का, तो क्या तुम शूट करना चाहोगे? तो विंग कहता है, पर तो सारे लोग चले गए हैं और मैंने इतना सारा नुकसान करा दिया। वांग जी कहता है, मैं उस नुकसान की भरपाई कर दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने ही पैकअप बोला था ना।
विंग वांगजी को देख रहा होता है उसकी काइंडनेस की वजह से और उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो कहता है थैंक यू सो मच। और उसके बाद वांगजी विंग को वापस से अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना करके लाके देता है। विंग पीता है उसे, क्योंकि वो एज ए मॉडल था तो बॉडी फिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हर्ब्स वगैरह भी लेता था, तो वो ब्लैक कॉफ़ी वो पीने लगता है। उसके बाद वो वांगजी को देख रहा होता है। उसके जो एडम एप्पल थे उसे देख करके विंग का दिमाग खराब हो रहा था। फिर जब कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो वांगजी कहता है आई थिंक से तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है ना? तो विंग कहता है मैम के साथ मीटिंग कब है? तो वांगजी कहता है 2 दिन बाद है, तब हम मिलते हैं। मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा और मीडिया हाउसेस वगैरह सब आएंगे, वो सभी थिंग्स तो तुम्हें पहले से ही रेडी हो रहना होगा। विंग बोल देता है ओके सर मैं जाता हूँ। वांगजी कहता है यहाँ कोई नहीं है विंग, मुझे मेरे नेम से बुलाओ। वांगजी से माई नेम वांगजी, हे प्लीज प्रोनाउंस माई नेम वांगजी। विंग अजीब लग रहा था उसे, बट फिर भी वो कहता वांगजी सर। वांगजी कहता नो ओनली वांगजी। फिर विंग कहता वांगजी वांगजी। अब वो इतना ज़्यादा हैप्पी हुआ था कि मतलब भाई पूरी दुनिया की दौलत तो उसके सामने में फेल है। फिर विंग उठकर बाहर आता है तो जांग चेंग उसके पास आते हुए कहता है तुम ठीक तो हो? क्या कहा बॉस ने? हाँ। फिर विंग बता देता है कि कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बॉस से बात की और वो सब कुछ उन्होंने बताया उसे। ये भी बताया साथ में कि उसे ट्रॉमा हुआ था बचपन में, कुछ ऐसी जिस वजह से वो डरता था इस तरह के बॉडी कांटेक्ट से। तो जंगचिंग कहता है ये तो अच्छी बात है, मतलब साफ है कि हाँ, इस कंपनी का सीईओ एक ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर मर मिटने वाला है। वाओ। विंग हाँ, जवाब नहीं तुम्हारा। विंग कहता है मैंने अभी हाँ नहीं बोला है। तो जंगजिंग कहते हैं और वो तुमसे हाँ बुलवा लेगा, तुम चिंता मत करो, चलो भी। और इतना बोल करके और वो विंग को लेकर के वहां से चला आता है। 2 दिन बाद कंपनी में लैनी लैन किरेन वांगजी सब थे और वो अनाउंसमेंट करने के लिए भी रेडी थे। वो विंग के पास आते हुए कहता है बाबा आप ठीक तो हो ना? आपका फेस बहुत पेल लग रहा है, अगर ऐसी बात है तो हम इसे रिशेड्यूल कर लेंगे, है ना? तो विंग कहता है नो नो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, एक्चुअली में मेरी तबीयत ना 2 दिन पहले ना बिगड़ गई थी बारिश में भीगने की वजह से, तो बस उसी का असर है और कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दवाई ले लिया है। आप हम चाहे तो अनाउंस करवा सकते हैं। फिर इतना होने के बाद लैनी और ये सब आते हैं बाहर, जहाँ पे विंग एक बोल सकते हैं कि लटक फटक वाले ड्रेस नहीं होते, चमकीले भड़कीले टाइप्स, वो ड्रेस वेयर किया था और जांग चिंग भी। और वो दोनों आ करके और जहाँ पे जितने भी हम पत्रकार वगैरह थे जो कि उन लोगों से आके सवाल कर रहे थे, एक पूरा स्टेज बना हुआ था, वहाँ पे बीच में जियांग चिंग और विंग था। वहाँ पे वो दोनों आकर के पोज वगैरह देते हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक करी जाती है और फिर उसके बाद वो साइड हो जाते हैं। साइड होने के बाद वहाँ पे लैनी लैन किरेन वांगजी और सीचन बैठे हुए थे। उसके बाद वो एक एक करके सबको बता देते हैं कि हमारा ये नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और हमने इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दोनों कंपनियों का। जहाँ पे सूट के कलेक्शन के लिए जांगचेंग को रखा गया था और घड़ी के कलेक्शन के लिए विंग को बनाया गया था। तो उन दोनों के हाथ में, मतलब जियांगचेंग के बॉडी पे वो सूट, विंग के बॉडी पे भी सूट और उसके हाथ में वो वॉच, और जियांगचेंग के हाथ में भी एक प्रोमो सूट के लिए वॉच था। तो एक सोलो सूट होने वाला था और वो लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा लेते हैं और पूरे चाइना में तहलका मच गया था कि लैंस के 2 एम्बेसडर हैं जो कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। इस तरीके से उस दिन का वो पिक्चर्स क्लिक सेक्शन ख़त्म हो जाता है। पत्रकार लोगों को भी पता चल गया था और वो लोग भी विंग और जंगजिंग का पिक्चर्स क्लिक करने लगे थे। उसके बाद जो लैनी थी ना, वो घोषणा कर देती है कि ये दोनों लैंस हायर के लैंस कंपनी के दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो सब हो जाने के बाद विंग और जंगचेंग सबको हैंडशेक करते हैं, ग्रीट करते हैं और ऊपर से चेंजिंग रूम की ओर जा रहे होते हैं तो लैनी कहती है हमने छोटा सा पार्टी रखा है, आई थिंक कि आपको आना चाहिए रात को, ठीक है ना? लैनी की बात सुनने के बाद जो जंगजिंग था ना, वो विंग को कहता है क्या तुम रेडी हो विंग? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और जंगजिंग कह देता है ओके मैम हम आ जाएंगे। उसके बाद फिर जंगजिंग विंग से वापस पूछता है विंग तुम रेडी तो हो ना, तुम हैंडल कर लोगे? विंग कहता है आचिंग हाँ करना चाहिए, आई थिंक से मुझे थोड़ा सा तो मूव ऑन करना चाहिए और अपने आप को ओपन अप करना चाहिए। तभी पीछे से वांगजी आते हुए कहता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है। सीजन भी आते हुए कहते हैं और मैं भी, अगर ऐसी बात है तो सोशल डिस्टेंस के बारे में तो तुम्हें पता है ना? तो
सोशल डिस्टेंस के रहते हुए हम बात करेंगे और सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराएंगे विंग। इतना बोल करके वापस से वो लोग बाहर जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह थे ना, उन सबके सामने में विंग ऐसे क्रॉस करता हुआ चला जाता है और सब पेपराइजी सेशन एसेशन सब उसकी ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और उसके बाद वो बड़े से कार में उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। जांग चिंग विंग से कहता है, फाइनली हमारा सपना पूरा हो गया। हम चाहते थे कि हम भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने जाए और लोग हमें जाने एज ए मॉडल। देखो हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लैंस कंपनी की तरफ से। तुम हैप्पी तो हो ना? विंग कहता है, मैं हैप्पी हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बदल नहीं सकते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम पास्ट में स्टक रह जाए और पास्ट की बातें ही सोचें। हमें आगे मूव ऑन होना चाहिए, फॉरवर्ड चलना चाहिए। हमें अपने आप को ना आगे के लिए हमेशा कैपेबल बना के रखना चाहिए, ताकि हम इस जो अकाउंटेबिलिटी है, जो हम एक बांध के रखते हैं खुद को, हम उस सिचुएशन से हम बाहर निकल करके अपनी लाइफ को ना अच्छे से हैंडल कर सके। चांग चिंग कहता है, बड़ी अच्छी बातें करते हो, अब ट्रीट देनी पड़ेगी तुम्हें। इस पे विंग कहता है, मैं क्यों दूँ? तुम दो, हर बार तो मैं ही देता हूँ ना। और वो दोनों ऐसे तू मैं करते हुए आ जाते हैं। घर आने के बाद वांगजी उसे मैसेज करता है कि क्या तुम पहुंच गए? विंग हाँ में आंसर कर देता है और कहता है कि वो अच्छे से पहुंच गया है और अभी वो आराम करने जा रहा है। शाम को पार्टी में आना है तो उसे फ्रेश भी दिखना होगा। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और फोन रख देता है। उसके बाद वो वापस से काम करने लगता है तो सीजन आते हुए कहता है, तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ? वांग जी कहता है, गगा थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए और उससे बात करने के लिए। सीजन कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी उसे नोटिस कर रहा था। वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता था, किसी के टच से वो घबरा जाता था। हालांकि वो किसी को कुछ कहता तो नहीं था, बट साफ साफ दिख रहा था कि वो पैनिक कर रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि बात करो ताकि सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। अब ठीक हो ना वांग जी? वांग जी कहता है, अब जाकर के मुझे थोड़ा सा राहत मिल रहा है। आई होप कि विंग के अंदर जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाए और वो मुझे अंडरस्टैंड करने लगेगा। सीजन अपने भाई को टैप टैप करते हुए कहते हैं, एक दिन ज़रूर हो जाएगा वांग जी, और वो तुम्हें ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा। वैसे ये काफ़ी कूल लगता है, दो बड़े बिजनेसमैन, ट्रिलियन बिजनेसमैन, मिलियनर बिजनेसमैन और उसके दो ब्रांड एम्बेसडर। ये रिलेशनशिप काफ़ी कूल है ना? हमें बाकी अदर्स लोगों से भी उसे बचा के और छुपा के रखना होगा। हम इस तरीके से तो उन्हें दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं, वरना लोग उनके ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगाए जाएंगे और लोग उन्हें गलत नज़रों से भी देखेंगे। वांग जी कहता है, जितना हो सके हम उन्हें इन सब से दूर रखेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके ऊपर कभी भी कोई पेपरबाजी या सेंसेसिंग की नज़र ना पड़े। तो सीजन कहते हैं, यस ब्रो, मेरा भाई बहुत ही समझदार हो गया है, मुझे अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। उसके बाद वो वांग जी को कहते हैं, चलो हम आगे की रिपोर्ट देख लेते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने कैबिन में और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रात के समय पे जो वांग जी और सीजन थे उन लोगों ने ब्लू कलर का कोट वेयर किया हुआ था और विंग ने रेड कलर का जिस पे बहुत सारे डिजाइन बने हुए थे, और जियांगजेंग ने पर्पल कलर का जो वेयर किया हुआ था। वो उस कार से उतरते हैं, उतरते मात्र ही उसके ऊपर जितने भी पपाइज थे, जितने भी रिपोर्टर्स थे, वो सब उन दोनों के पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं, वीडियो वगैरह शूट करने लगते हैं ताकि वो लोग अपलोड कर सके। भाई इतनी बड़ी कंपनी के दो ब्रांड एम्बेसडर जो कि अभी हाल में ही बने हैं और कोलैब किया गया था, इसलिए। और उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के साथ ही सीचेन और वांगजी दोनों विंग और जांगजिंग को ही देख रहे होते हैं और दोनों मतलब देखने के साथ ही दोनों उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते, कूल, और एक बोलता फैबुलस। अब भला उन दोनों को सुनाई तो नहीं दे रही थी क्योंकि वो लोग मेन एंट्रेंस पे ही थे और ये लोग अपनी जगह पे खड़े होकर उसकी तारीफें कर रहे थे। उसके बाद फिर वो सबको ग्रीट करता हुआ अंदर आता है जहाँ पे लैनी और लैन किरण को वो ग्रीट करता है। फिर लैनी और लैन किरण विंग को अदर्स लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है, जो अदर अदर कंपनियां थी उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो वापस से उन दोनों को ड्रिंक के लिए वहाँ पे रख देती हैं। अब विंग तो भला ड्रिंक नहीं करता था तो वो ड्रिंक नहीं लेता है और आचिंग ड्रिंक ले लेता है। फिर वांगजी उसके पास आता है, वाइट वाइन उसे बढ़ाते हुए कहता है, तुम चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो,
इससे ज़्यादा नशा नहीं होता है, बस लिमिट में लेना, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है ना। विंग वो हाथ में ले लेता है क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि सबके हाथ में ग्लास थी और उसके हाथ में नहीं थी। उसके बाद वांगजी उसे कहता है, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तुम्हें ऊपर ले चल सकता हूँ कमरे में, तुम वहाँ जाके रेस्ट कर सकते हो। विंग को ना इतने सारे लोगों को देख के ना सफोकेशन हो रहा था। हालांकि उसका काम ही था कि इतने सारे लोगों के बीच में जाना, पार्टी अटेंड करना, ये सभी चीज़ें करना, पर ये सभी कुछ ना अभी नया था क्योंकि वो धीरे धीरे अभी 1 साल ही उसे मॉडलिंग करियर में आए हुआ है। एंड देन अचानक से उसे उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। तो अचानक से ये फेम वगैरह मिलने के बाद लोग होता है ना कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं एंड देन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। तो लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, बातें वगैरह करते हैं। तो विंग के लिए ना ये सभी चीज़ें ना थोड़ी-सी अजीब लग रही थी और वो थोड़ा-सा डरा हुआ भी था। बट अब वो फाइनली लायंस ग्रुप्स के ब्रांड एम्बेसडर में शामिल हो चुका था। इसलिए वो अपने डर पे काबू करते हुए कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे यहीं पे रहना है। मुझे लोगों से बात करनी है। वांग जी कहता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारा सपोर्ट बन के विंग। उसके बाद फिर शुरू होता है सिलसिला बातों का, नए-नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराने का। सबको ना विंग का ना मिलनी हो रहा और जियांगचिंग का ना जो बॉडी था ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और हर कोई उसके साथ काम करने के लिए बेकरार बेताब हो रहा था। अगर ब्रांड एम्बेसडर ना सही तो कम से कम एक सूट, एक एड, एडवर्टाइज़मेंट, इस तरीके से ना विंग और जियांगचिंग दोनों को ना बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए, एड्स के लिए, सूट्स के लिए ऑफर्स मिल गए थे। यहाँ तक कि फैशन फिनाले के लिए भी उसे पूछा जाने लगा था और उन दोनों की लाइफ लगभग ऑलमोस्ट सेट ही होने वाली थी क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब, ऊपर से ये सभी गुड चांस। अब ऐसा नहीं था कि ये सबके बीच में उसके हेटर्स नहीं होंगे। जहाँ पे हमें सफलता मिलती है, हम कुछ अच्छा करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे हेटर्स हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि वो बेटर कैसे कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। जो जेलेसी होती है, जो जलन की भावना होती है इंसानों के अंदर, वो उसे झकझोर देती है सामने वाले को हार्म करने के लिए। वो हर हद तक जा कर के उसको परेशान करते हैं। सेम इसी तरीके से अब विंग और आशिंग जो कि स्टूडेंट था फाइनल ईयर का और 1 साल के अंदर ही वो इतना बड़ा जो बोल सकते हैं मकाम हासिल कर चुका था, तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन तो होने हैं। भले ही इन दोनों ने नहीं बनाए थे पर जो जलन की भावना रखने वाले लोग होते हैं वो तो ईर्ष्या करेंगे ही ना। उसी समय टॉप रेटेड जो मॉडल्स था, हालांकि विंग और जियांगचिंग के साथ में 2 और मॉडल सेलेक्ट की गई थी जो थी म्याम्या और वेनचिंग। वो दोनों भी इस पार्टी में आई हुई थी और वो भी जो लड़कियों वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए उन्हें हायर किया गया था। तो वेंचिंग और म्याम्या को देखते हुए वो दोनों बात करने लगते हैं। म्याम्या विंग से कहती है, कांग्रेचुलेसन विंग, तुम तो सच में वॉच के प्रचार के बाद तो छा ही गए। हर बड़े बड़े टीवी होर्डिंग के ऊपर तुम्हारा ही एड चल रहा है। विंग कहता है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बस मेरा काम था वो मैंने परफेक्टली करने की कोशिश की है। इस पे वेंचिंग कहती है, हाँ सही कहा तुमने विंग, तुमने बिल्कुल परफेक्टली करने की कोशिश की है। पर रूमर सुनने में आया है कि पहले ये जो था वो मेमी को मिला हुआ था और मेमी यहाँ की टॉप रेटेड मॉडल थी और उसके बाद तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद हमें हायर किया गया, आई मीन कि हमें भी सिलेक्ट कर लिया गया। तो विंग कहता है, मेमी मेमी के बारे में मैंने बस सुना है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, रूड है, थोड़ी एरोगेंट है और उसकी कोलैबोरेशन बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ में है। तो कहता है, और यहाँ तक कि ये भी रूमर सुनने में आया था कि वो लैन वांगजी को लाइक करती थी, बट ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। तुम ठीक हो ना? क्योंकि आह, मुझे पता है कि तुम लैन वांगजी सर को पसंद करते हो क्योंकि जिस तरह से लैन वांगजी सर तुम्हें केयर करते हैं और वो तुम्हें जिस तरह से अप्रोच करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो हमने एक्सेप्ट किया था तुम दोनों को। विंग हाँ करके उन दोनों को देख रहा था और अपने मन में कहता है, हाँ, कहीं पे भी जाओ सिप करने वाले लोग मिलते ही है। अब कौन बताए यार, कभी कभी सिपिंग लग जाती है और हम सच में साथ में हैं। और वो बस देख रहा होता है, उसको घूर के कुछ किए नहीं रहा होता है। तो म्यामा की बात सुनने के बाद विंग वापस से पॉज हो गया था। तो म्यामा कहती, हे हमने कुछ पूछा। विंग कहता है,
पहली बात मैं मिमी को नहीं जानता, मिमी को मैंने कभी देखा ही नहीं है। बस मैंने सुना है थोड़ा बहुत और अगर ऐसा है तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ में इसलिए डोंट वरी ठीक है ना? पीछे वांग जी ना थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा था और वो ये बात सुन लेता है, उसको इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था, उसका कोई कहना नहीं था। वांग जी पूरा भुना हुआ भुट्टा बन के खड़ा था, नहीं तू 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 घूम इधर मैं फूटता हूँ अभी, बता रहा हूँ तेरे को मैं। हाँ, बहुत लट-लट करे छी, आगे रुक जाओ। तो उम, फिर जो म्या-म्या थी वो कहती है, मैंने भी नहीं सुना है बट अब सुनने में आया है कि वो ड्रग्स वग़ैरह ज़्यादा लेती थी जिस भी वज़ह से उसे बहुत सारे कंपनी ने निष्कासित भी कर दिया है। विंग कहता है, हो सकता है वैसे भी ये रूमर्स है। हम दूसरे की कही सुनी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि हमें खुद पे यकीन ना हो जाए। इतना सुना हुआ ही था तो वो कहता, ये भी सही कह रहे हो, हमें ऐसे ही कभी किसी पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। उसके बाद वो लोग वापस से पार्टी में बातें कर रहे होते हैं, ब एन्जॉय कर रहे होते हैं, खाना-वाना जो होता है वो सब खाते-पीते हैं। अब लास्टली सारे लोग धीरे-धीरे करके जा रहे होते हैं, म्या-म्या और वेनचिंग भी चली जाती हैं। अब बच गए थे वो दोनों, तो वांग जी और सीचन दोनों कहते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो जो जियांगचिंग और विंग था वो कहता है नहीं हम दोनों खुद चले जाएँगे, कार तो वैसे भी है ही, कार में बैठ के ही तो जाना है, कहीं और थोड़ी जाना है। तो वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। विंग मना नहीं करता और उसके साथ चला जाता है, तो जियांगचिंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो भी सीचन के साथ हो लेता है। अब जब वो उसके साथ हो लेता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि सब में कन्वर्सेशन होगी और बात होगी ही, तो सीचन से जांगचिक पूछता है कि ये मेमे कौन थी? जे सीचन जैसे ही ये सुनता है उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे, वो कहता है मेमे? तुम्हें क्या करना है? क्या तुम मेमे को लाइक करते हो? तो जो जियांगचिंग था वो कहता है नहीं, नहीं मैं मेमे को लाइक नहीं करता हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो कौन है? सीचन बात को पलटते हुए कहता है देखो आचिंग उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता कि वो तुम्हें भी हार्म कर दे। वैसे भी वो ड्रग एडिक्टेड बन चुकी है और अभी तक हमें उसके बारे में कोई ऐसी खबर मिली नहीं है, तो तुम रहने दो। उसके बाद जो विंग था वो बैठा हुआ था कार में और उसके दिमाग में भी यही सारे सवाल चल रहे थे और बहुत कुछ। बागजी तो ऑलरेडी सुना हुआ था, तो वो कह रहा है तो तुमने उन लोगों से क्लियर क्यों नहीं किया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ना कि मेमे को? जब ये सुनना हुआ ही था तो विंग ना उसे देख रहा होता है, कहता है हाँ, मतलब कि आपने सुना था मेरी बातें पीछे से? तो वांग जी कहता है एक्चुअली मैं सुनना चाहता नहीं था पर मैं वहीं पे खड़ा था तो कुछ दूर पे और मैं फ़ोन चेक कर रहा था तो तुम्हारी बातें मेरे कान तक आ रही थी विंग। देखो मैं मानता हूँ कि वो हमारे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं, बट मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। ये ओनली फॉर एक रूमर्स था और कुछ नहीं। हो सकता है कि उसकी तरफ से हो बट मेरी तरफ से कभी नहीं था। मेरे लिए नॉर्मली सारे मॉडल्स एज़ यूजुअली मॉडल्स ही होते हैं। तो विंग टपक से कहता है और मैं? वांग जी कहता है मैंने कहा ना, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम अंकल के साथ देखा केबिन में, हम जब मॉम थी, गगो थे, सब थे, तभी मैं तुम पे अपना दिल हार बैठा। विंग वो तुमने सोलमेट कॉन्सेप्ट सुना है जो हमारे सोलमेट्स होते हैं और जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि यही मेरा परफेक्ट वन है, इसके अलावा कोई और हमारे लाइफ में नहीं चाहिए और वो तुम थे विंग। और मैं बस ठहर गया इतना बोल करके और वांगजी सामने देखने लगता है। विंग वो बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें करते हुए कहता है ओह ऐसा क्या, फिर तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वांगजी कहता है कैसा रिवॉर्ड? इतना बोलकर उसकी तरफ जैसे ही पलटता है विंग पटक से उसके लिप्स पे कैप्चर कर लिप्स पे किस कर लेता है और हट जाता है। वांगजी कार रोकते हुए कहता है विंग? विंग कहता है मैंने बोला था कि रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। वांगजी कहता है तुम भी ना, और वो कार साइड करता है और इतना बोलने के साथ ही उसके लिप्स पे टूट पड़ता है। उसको किस कर लेने के बाद उसे देख रहा होता है, कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या, पर मैं जंगली बिल्ली हूँ, मैं काटता भी हूँ, और इतना बोल के हैं करता है। तो वांगजी कहता है और मैं जंगला बिल्ला पीठ पे बताऊंगा तुम्हें कि कैसा लगता है ना? विंग शर्माने लगता है, कहता है आगे देख के कार चलाओ, मुझे ये सब नहीं सुनना। वांगजी हंसते हुए कहता है चलो शुक्र है कि कम से कम तुम थोड़े से ओपन अप तो हो रहे हो ना मेरे लिए। इतना बोल करके वो कार ड्राइव करने लगता है। अब एज यूजुअली देखा जाए कि विंग एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था, जो उसका रेगुलर का सूट वगैरह था वो होता था। फैशन फिनाले के लिए जो उसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले थे वो उस पे काम वाम करने लगा था। नॉर्मली वो लैन कंपनी आता जब सूट वगैरह होता तो, और
सॉन्ग्स के ऊपर कभी शूट होता, कभी जूस का या कभी किसी भी चीज़ का, या किसी स्टूडियो में उसे बुलाया जाता, तो जांगचिंग और विंग जाता और अपना काम करता और वो एग्ज़ाम भी देने लगा था। ऐसे करते हुए ना उन दोनों के दिन बीत रहे थे और सीचन वांगजी, विंग और सीचन और जांगचिंग और विंग और वांगजी, इन चारों का रिलेशनशिप ना धीरे-धीरे करके ना डेवलप हो रहा था। जहाँ पे इन दोनों ने पहले ही सोच लिया हुआ था कि वो अपने-अपने पार्टनर्स को छुपा के रखेंगे दुनिया के सामने में, जब तक कि वो लोग 30 साल के नहीं हो जाते और सब कुछ पटरी पे स्मूथ नहीं हो जाती और इन लोगों की लाइफ अच्छी तरीके से सेट नहीं हो जाती, तब तक किसी को खबर नहीं होने देंगे कि ये उनके पार्टनर्स है, कि एक मिलेनियर बिजनेसमैन के 2 ब्रांड एम्बेसडर उनके पार्टनर्स है, वो कभी नहीं पता चलने देंगे। तो अपने-अपने काम में व्यस्त चल रहे थे, लेकिन वहीं पे मेमे, जो कि खुन्नस खाई हुई थी, और जैसे ही उसे पता चला कि आजकल वांगजी कुछ ज़्यादा ही अपने ब्रांड एम्बेसडर के साथ में देखा जा रहा है, खाना खाते हुए होटल्स में या कहीं और पे, क्योंकि बड़े-बड़े लोगों की, जो मिलेनियर लोगों की दुनिया होती है वो अलग ही होती है आम पब्लिक लोगों से। तो वो लोग भी उन्हीं में से आते थे, मिलेनियर ने, हाँ सही, पर उसका ब्रांड एम्बेसडर तो मेमे भी थी ना, दैट्स व्हाई। तो उसे पता चल जाता है उड़ते-उड़ते खबर। अब यहाँ पे जो मेमे थी ना, वो ड्रग एडिक्टेड हो चुकी थी और वांगजी को वो हर हाल में अपना बनाना चाहती थी। तो जब वांगजी ने उसे वहाँ से निकाल दिया ये कह के कि तुम्हारी वज़ह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन चली गई है, ग्राफ भी नीचे जा रहा है और मेरी कंपनी नीचे जा रही है। मैं अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ब्रांड एम्बेसडर को। दैट्स व्हाई इनके अंकल, स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने देखा था हॉल में कि सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर ढूँढ रहे थे कंपनी के लिए, तो वांगजी ने मेमे को निकाल दिया हुआ था और मेमी को निकालने के साथ ही जो टॉप रेटेड रैंक था लैंस का, वांगजी के कंपनी का, वो नीचे आ गया था और वो सीधे 7 रैंक पे चला गया था। जिस वज़ह से वांगजी बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था और उसे नए चेहरा चाहिए था जो कि कंपनी को ग्रो कर सके। अब बैक टू द प्रेज़ेंट, हम वापस से लाइन पे आते हैं। तो मिमी को जैसे ही पता चलता है, वो खुन्नस खाई हुई थी विंग से और वो सोच लेती है कि वो उससे बदला लेगी और उसे जान से मरवा देगी। वो ना रहेगा ना उसके लिए कोई और, अगर कोई और भी आता है तो उसके साथ भी वो वही करेगी। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को, जो तो जोंग्यो, उसको वो कहती है कि देखो, ये लड़का, इस लड़का को ना मेरे रास्ते से हटाओ। तो जोंग्यो उसे कहता है, देखो, तुम अब उस कंपनी के लिए काम नहीं करती हो। एज ए मॉडल अगर तुम्हें अभी भी अपना करियर बचाना है तो तुम्हारे पास कुछ जो फैशन वगैरह के आते हैं ऑफर्स, तो तुम उसी को लेकर के काम करो। तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हें धीरे धीरे अप्रिसिएट करेंगे और वापस से तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो जोंग्यो के बाद ना मेमे को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी और वो कहती है, मुझे ना इससे रिप्लेस करना है, मतलब करना है, इसके साथ कुछ भी करो, बुरा करो, इसकी इमेज को ख़राब करो, व्हाटएवर जो भी करो, बट प्लीज़ इसे दूर करो। मैं नहीं देख सकती कि ये मेरी जगह ले और वांगजी के करीब जाए। यहाँ पे जो वो थी ना, वो रहती तो थी तो जोंगे के साथ में, बट तो जोंगे को वो एक पपेट की तरह यूज़ कर रही थी। ना चाहते हुए भी तो जोंगो को उसकी बात माननी पड़ती है और वो कुछ लोगों को हायर करता है कि जब विंग वहाँ से निकलेगा ऑफिस से शूट ख़त्म करके, तो विंग को किडनैप कर लिया जाएगा और उसके साथ मिसबिहेव करेंगे हम। तो ये सोच करके और वो विंग का वेट करने लगते हैं। अब जितने भी गुंडे वगैरह थे जिसको उन लोगों ने हायर करने के लिए दिया हुआ था, वो लोग वेट कर रहे थे विंग के बाहर आने का। पर उस दिन विंग नहीं आता है और ओनली फॉर जांगचिंग ही वो उस दिन शूट के लिए आता है। तो जब उसे पिक्चर्स में देखा हुआ लड़का नहीं दिखता है तो वो मतलब पैनिक होने लगते हैं वो लोग कि कहाँ मिलेगा ये, कहाँ नहीं मिलेगा। फिर वो लोग जांगजिंग का पीछा करते हैं और उसके कॉलेज तक आते हैं, क्योंकि विंग का एग्ज़ाम चल रहा था। 2 सब्जेक्ट उसके अलग-अलग थे, दैट्स व्हाई। तो विंग एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था और जांगजिंग बात करता है कि कॉलेज से तुम निकल गए तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो जांगजिंग जैसे उसे लेने के लिए आता है कॉलेज और वो आके गेट के पास खड़ा होता है। ये लोग अंदर चले जाते हैं और विंग, जो कि वॉशरूम यूज़ करके जैसे ही निकल रहा होता है, विंग का ये लोग किडनैप कर लेते हैं और उठाकर ले जाते हैं। अब जांगचिंग, जो कि उसको लेने आया था, तो बहुत देर तक उसका वेट करता है ताकि वो विंग को ले जा सके। बट विंग जब नहीं आता है तो जांगचिंग पैनिक होने लगता है और उसे कॉल मिलाता है। फ़ोन की रिंग जा रही थी पर फ़ोन कोई पिक नहीं कर रहा था। 4-5 बार करने के बाद जब कोई पिक नहीं करता तो जांगचिंग वापस से उसे ढूँढने के लिए आता है और जब वो आता है तो पूरे कॉलेज में वो विंग को ढूँढता है पर विंग उसे कहीं भी नहीं मिलता है।
वो पैनिक होने लगता है और सबसे पूछता है तो सभी बोलते हैं कि वॉशरूम की तरफ देखा था। वो वहाँ भी आकर के चेक करता है पर विंग उसे वहाँ भी नहीं मिलता है। अब हार-दार करके वो वांग जी को बताने के लिए सीचन को कॉल कर देता है और सीचन को बता देता है कि वो विंग को लेने आया था पर है नहीं। सो आप कुछ कीजिए, मेरे भाई को क्या हो गया है? मुझे उसे ढूँढना है। वैसे भी उसे लोगों से डर लगता है और वो अभी तक इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं हुआ है। सी चेन भी वांग जी को कॉल करके सारी सिचुएशन समझा देते हैं। देन दोनों भाई निकल जाते हैं वहाँ से विंग को रेस्क्यू करने के लिए। फिर आते हैं कॉलेज से पूछताछ होती है। अब कॉलेज में हर जगह कैमरा नहीं लगा हुआ था बट वो बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहाँ पे एक कार संदिग्ध दिखाई देती है और उसके नंबर को नोट करते हैं। देन पुलिस को बता देते हैं। पुलिस उस कार के सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाने लगती है। सीसीटीवी फुटेज जो रोड पे होते हैं ना वहाँ से वो इकट्ठा करती है। देन बताती है कि इसे एक अपार्टमेंटल स्टोर की तरफ लेके जाया गया है जो कि बन ही रहा है। इतना सन्ना हुआ था तो सभी लोग उस ओर चल पड़ते हैं विंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़के विंग को उठा के लाए हुए थे ना, विंग तो पहले उन लोगों को देखते ही पैनिक करते ही बेहोश हो गया था और वहाँ पे लाने के बाद सारे बंदे बोल रहे थे अरे यार ये कितना ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है, ओ माय गॉड इसके साथ तो ये सभी थिंग्स करने में मज़ा आएगा, इसे लड़के पसंद है क्या? सब अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे और विंग को ना गंदे तरीके से टच कर रहे थे। जैसे विंग की होश आती है और वो देखता है कि वहाँ पे जो शख्स खड़े हैं 4-5 बंदे, उसने अपने शर्ट उतार दिए हुए हैं। हालाँकि हल्की-हल्की बात सुनकर ही विंग को होश आने लगा था। वो पैनिक होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, "मैं कहाँ हूँ? और ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे जाने दो।" वो विंग को ना वापस से उसकी बॉडी को टच करने लगे थे और उसके हाथों को, उसके पैरों को। तो विंग ने पैनिक करते हुए कहता, "मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो।" और वो चिल्लाने लगता है। वो बंदे जैसे ही विंग को हाथ खोल करके और उसको नीचे ज़मीन पे लिटा करके उसके ऊपर आने वाले होते, तैसे ही वहाँ पे पुलिस और वांगजी सब पहुँच गए थे। वांगजी जब इस कंडीशन में विंग को देखता है, वो तो डर गया था क्योंकि विंग को ऑलरेडी उसी की वज़ह से ट्रॉमा ट्रिगर हुआ था। बट फिर से विंग के साथ ये सभी थिंग्स हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसलिए आते ही सबसे पहले तो वहाँ पे एक बंदे को उठा के उसके ऊपर वाले को मारता है 2-3 पंच और विंग को अपने कोट से कवर करता है और उसको गले लगाते हुए कहता है, "तुम ठीक हो विंग?" पर विंग ना बहुत ज़्यादा डर गया था और पुलिस जितने भी आई थी ना, वो सब उसको पकड़ लेती है और जियांगजेंग जब विंग की ऐसी हालत देखता है, तो पहले तो वांगजी और जियांगजेंग और सीचन सब विंग को लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं। पुलिस इधर का काम तमाम करने में लगी हुई थी। फिर उसको चेक किया जाता है तो वो अभी तक तो फ़िलहाल से ठीक था, बस उसे बेहोश कर दिया गया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो पूरा रीचेकअप करने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं और विंग ना खुद को समेटे बैठे हुए था। वांगजी जैसे उसके बालों को छूने वाला था तो विंग ना चिल्लाते हुए कहता है, "मत छूना, प्लीज़ मत छूना।" वांगजी कहता है, "विंग, मैं हूँ, देखो मुझे, मैं हूँ। हे, देखो मुझे।" विंग जब वांगजी को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और फूट-फूट कर रोने लगता है, कहता है, "वो लोग मुझे वापस से टच कर रहे थे वांगजी। मैं मैं गंदा हो जाता तो?" वांगजी कहता है, "ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी गलती है कि मैंने ये सभी चीज़ों को हल्के में लिया और मुझे नहीं लगा था कि ये सभी चीज़ें इतनी आसानी से छूट जाएँगी। मुझे माफ़ कर दो और जो भी इसके पीछे है मैं उसे ज़रूर ढूँढ लूँगा।" सीचन कहते हैं, "मैं पता लगाता हूँ, तुम चिंता मत करो और विंग हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होता? कुछ भी नहीं हुआ।" दूसरी तरफ जियांगचिंग उसके पास बैठ जाता है और कहता है, "हे बडी, कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूँगा, है ना? हम बेस्ट बडीज़ हैं और यकीन मानो ये गंदी हरकतें जिसने भी की हैं उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं।" इतना बोलकर वो विंग को गले लगा लेता है और विंग कहता है, "अजय, अगर अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं कैसे मुँह दिखाता लोगों को?" अचिंग उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, "रोना मना है, रोते नहीं हैं। हम वैसे भी टॉप मॉडल्स हैं यार, हमारी पीछे तो लड़कियां मरती हैं और तुम हो कि बच्चे की तरह रो रहे हो।" विंग कहता है, "हाँ सच में मुझे नहीं पता।" तो अचिंग कहता है, "तुम्हें देखना है फैन फॉलोइंग पेज दिखाओ क्या?" तभी पीछे से सीजन बी लाइक, "मैं जिंदा हूँ अभी।" तो जंगचिंग कहता है, सॉरी, हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारे पार्टनर जल कुकड़े हैं।" और वांगजी उसको घूर के देख रहा था, मानो कहना चाह रहे, "नहीं तुम्हें लड़की चाहिए क्या? नहीं ला के दे रहा हूँ ना, रुक जाओ तुम।"
तो विंग कहता है बाद में दिखाना तुम मुझे। फिर सी जियांगचंग अपना टॉपिक ही चेंज कर देता है, कहता है तुम रेस्ट करो, हम चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके निकलने के बाद ही लैन ई को पता चलता है कि विंग के साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो वो भी भाग के आती है विंग से मिलने के लिए। तो विंग के साथ में वांग जी को बैठा हुआ देखती है। फिर उसकी मॉम आते हुए कहती है बाबा आप ठीक तो हो ना, और वो विंग को गले लगा लेती है। विंग को तो पहले समझ में नहीं आता, और फिर वापस से जब लैनी कहती है पता है वांग जी कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे का प्यार अधूरा रह जाए। तुम प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना, और अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हमारे साथ लैन मेंशन चलो। विंग तो हाँ करके वांग जी और लैनी को देख रहा था। मानो कहना चाह रहे हो क्या तुमने मॉम को बता दिया है? सासू माँ भी लाइक मम्मा बन गई है मेरी। वांग जी कहता है विंग मॉम को पता है हम दोनों भाई के बारे में, और ये भी कि हमारा क्रश हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। विंग शर्माते हुए सर नीचे कर लेता और कहता है मॉम अगर मैं आज गंदा हो जाता तो। लैनी कहती है हम उन्हें नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों सोचते हो? अगर मान लो शादीशुदा होते, अगर उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ होता तो क्या हम तुम्हें छोड़ देते? नहीं ना, ऐसा नहीं है। और यकीन मानो जो भी है इसके पीछे हम उन्हें ज़रूर कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और हम सब एक साथ हैं, हम एक फैमिली हैं विंग। और इतना बोलकर उसको कंसोल करा रही होती है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है ये वार्मनेस, क्योंकि एज़ यूजुअली देखा जाए तो वो अपने पेरेंट्स से दूर है, और ये सारी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए भेजा है। अब किसी के भी साथ ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा-सा फैमिली इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है ना, दैट्स व्हाई। तो विंग बहुत हैप्पी था कि चलो यहाँ पे सपोर्टिव मॉम भी हुई है और ये भी है। थोड़ा देर वो बैठती हैं, फिर सेब पेल करके विंग को खिलाया जाता है। फिर विंग को छोड़ कर के और उसकी मॉम वांग जी को लेकर बाहर आते हुए कहती है वांग जी अगर तुम उसे अपना मानते हो तो उसे खुश रखने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। वो अभी भी बहुत डरा हुआ है। ये एक ट्रॉमा जैसा है जो कि उसको हर हमेशा हॉन्ट करेगा। अननोन पर्सन से मिलने से पहले उसे डर लगेगा। उसके अंदर जो ट्रस्ट इशू है वो उसके लिए हॉन्टिंग का कारण बनेगी। जी कहता है मैंने ऑलरेडी साइकियाट्रिस्ट से बात की है, धीरे-धीरे उसका इलाज करवाऊँगा मैं और उसे ठीक करवा दूँगा मॉम। बट अभी फ़िलहाल मुझे इस सब के पीछे जो मेन कल्प्रिट है उसे ढूँढना है कि किसने विंग के रेपुटेशन को रद्द करने की कोशिश की है। अगर उसके साथ कुछ भी होता तो उसकी रेपुटेशन पे आ जाती, और हमारी कंपनी पे भी। तो उसकी मॉम कहती है मैं भी पता लगाने की कोशिश करती हूँ, और इतना बोलकर चली जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद वांग जी वापस से विंग के पास आता है जो कि लेटा हुआ था। उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है तुम सो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे विंग। विंग कहता है सच में ना, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? वांग जी कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब इतने से क्यूट से मॉडल को छोड़ के कोई जाता है क्या? विंग बस उसको ब्लिंक करते हुए देख रहा था और कहता है ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है ऐसा ही है, और इतना बोलने के साथ ही वो विंग को सुलाने लगता है। विंग के सो जाने के बाद वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था, तभी सीजन कॉल करते हैं और कहते हैं आई थिंक तुम्हें कुछ देखना चाहिए। फिर वो एक सीसीटीवी फुटेज देखता है जहाँ पे जो मिमी थी ना, वो ड्रंकन हालत में थी और वो बर्बर किए जा रही थी कि अब तक तो हाँ वो तो मर गया होगा, मुझे निकाला था, मुझे बर्बाद करने चला था, मैं उसकी कंपनी को ही बर्बाद कर दूंगी। वो मुझे कैसे रिप्लेस कर सकता है? वो मेरा क्रश था, उसे मेरी फीलिंग समझनी चाहिए थी। बट वो क्या निकला, वो मैन में इंटरेस्टेड लेता है। और मुझे जब पता चला, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो वो मुझे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया और मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया, जहाँ पे मेमे ने बहुत सारी बकवास बातें कर रही होती है। अंग्रेजी का खून खोल रहा था और कहता है इसी तो मैं सजा दूंगा गगा। और कहता है क्रिस इसे पकड़ करके फार्म हाउस लेके आओ। क्रिस कहता है ओके सर। उसके बाद वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था। रात के टाइम था, डॉक्टर चेक करके सब चले जाते हैं और वांग जी वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड को और बॉडी गार्ड को छोड़ करके फार्म हाउस आता है जहाँ पे मेमे ऑलरेडी बैठी हुई थी। वांग जी उसके सामने बैठा हुआ था और कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेंटल असाइलम चली जाओ, नहीं तो पूरी दुनिया के सामने जाओ और माफ़ी मांगो। मेमे कहती है मैं और माफ़ी क्यों मांगूं, मैं तुम्हें लाइक करती थी, पर तुमने क्या किया, तुम तो मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिए। वांग जी दांत पीसते हुए कहता है मैं ड्रग एडिक्टेड मॉडल को अपनी कंपनी में लेकर के ऑलरेडी तो इतना नुकसान झेल ही चुका हूँ। अब वापस से लेके तुम्हें क्या करूँ, कंपनी को बैंकरप्ट कर दूँ क्या? ऊपर से तुम मुझे लाइक करते हो ना कि मैं
इसलिए अपनी इस पैशन को अपने पास ही रखो ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। और तुमने जो विंग के साथ घटिया हरकतें करने की कोशिश की, इवन तुमने वेंचिंग के साथ जो करने की कोशिश की थी उस दिन, उसके लिए भी तुम्हें सजा मिलेगी। तो मेमे डर गई थी क्योंकि उसने वेंचिंग के साथ भी यही करने की कोशिश की थी। उसकी ड्रेस जब वो पार्टी में थी तो उसकी ड्रेस की फाड़ने की कोशिश करी गई थी और उसको ऐसे मिसप्लेट करने की कोशिश की गई थी ताकि लोग उसको हंसे और उसको भी टॉर्चर करे, बुली करे और एक स्कैंडल बन जाता ये। क्योंकि वेंचिंग की शक्ल थोड़ी-थोड़ी मिमी की जैसे लग रही होती है, इसलिए वो उसने इसके साथ ऐसा किया था। पर बाद में वांग जी के सेक्रेटरी क्रिस ने इस बात को सँभाल लिया था और वेंचिंग को ड्रेस चेंज करने के लिए पहले से ही वांग जी ने ड्रेस अरेंज करके रखा हुआ था, तो ड्रेस चेंज करके आ गई थी, इसलिए बड़ा इश्यू और स्कैंडल नहीं बना था। फिर वांग जी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरी कंपनी में किसी भी मॉडल के साथ कुछ भी होता है, कहीं न कहीं लिंक तुमसे जुड़ ही जाता है, इसलिए जल्दी बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? अब मिमी वो बहुत ज़िद्दी थी, इसलिए कहती है कि वो मेंटल असाइलम चली जाएगी। वांग जी के स्मिक के साथ में कहता है थैंक यू और वो बोल करके वो वहाँ से चला आता है। अपने बाहर कोट को ठीक करते हुए कार में बैठता है और केस कहता है सर अब हम क्या करें? वांग जी कहता है जो हमने प्लान किया था हम उसी पे चलेंगे, और इतना बोलकर वो एक स्मैक करता है। अब इधर मेमे को मेंटल हॉस्पिटल सीन कर दिया जाता है, ये जाने बिना कि वो मेंटल असाइलम कम नरक यातना ज़्यादा था वहाँ पे। नॉर्मली लोगों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स वगैरह अच्छे थे, पर जो बीमार ही ना हो उसको ट्रीट कैसा करना? तो जो वो वहाँ जब आती है उसके लिए एक वार्ड दिया जाता है, जिस वार्ड में एक बस ओनली फॉर बेंच था, उसके ऊपर एक गद्दा, एक कंबल और ऊपर से कुछ भी नहीं, फ़ोन चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मिमी को समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि उसने जैसा फ़िल्मों में देखा है साइलेंस वैसे होते, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, मिमी को रोज़ सुबह 4 बजे इलेक्ट्रिक कुर्सी पे बिठा कर के उसे शॉट दिया जाता था। ये जानती हुई कि बीमार नहीं है, पर जानबूझ करके और उसके साथ टॉर्चर करने के लिए उसको वहाँ पे भेज दिया गया हुआ था, जहाँ पे अलग-अलग तरीके से उसके साथ टॉर्चर होना स्टार्ट हो गया था और उसने अपनी नरक यातना खुद ही चुन ली थी। वहीं दूसरी तरफ जो वांग जी था, वो वापस से ऑफिस आ जाता है और अपना काम करने लगता है। तो सीजन कहते हैं कि क्या तुमने कर दिया? अंग्रेज़ बता देता है कि जी गगा, मैंने उसे असाइलम भेज दिया है और मैंने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। उसने विंग के साथ में, वेंजिंग के साथ में और जो अदर्स मॉडल्स वगैरह के साथ में हमारी कंपनी के साथ में जो किया है रेपुटेशन गिराने के लिए, ये सज़ा काफ़ी है उसके लिए, है ना? उसकी बात सुनकर वांग जी उसे कहता है सीजन उसे कहता है वांग जी से कि हाँ, ये काफ़ी है, बट अब हमें अपने पार्टनर्स के बारे में सोचना चाहिए। और इतना बोल करके और वो उन लोगों को देखने के लिए वापस आते हैं जहाँ पे वो लोग अपना प्रोमो शूट कर रहे होते हैं। सीचन, वांग जी दोनों विंग और जांगचेन को देख रहे होते हैं जहाँ पे वो दोनों शूट कर रहे होते हैं। विंग हालांकि अभी भी ठीक नहीं था, बट शूटिंग करना ज़रूरी था। फिनाले फैशन शो के लिए उसे शूट करना था, दैट्स वाई। तो वो लोग शूट कर रहे होते हैं अलग अलग ड्रेसेस को वेयर करके। तो वांग जी कहता है गगा, हमारे पार्टनर्स कितने क्यूट और हैंडसम है ना? सीचन इस पे कहता है हमारे पार्टनर्स ब्रांड एम्बेसडर भी है, तुम भूल रहे हो क्या? इतना बोल करके वो दोनों खड़े हो जाते हैं। शूट खत्म होने के बाद विंग वापस से चेंज करने के बाद वांग जी के कैबिन में आता है। वांग जी विंग को गोद में लेकर बैठ जाता है और कहता है तो कैसा रहा तुम्हारा सूट? विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है अब सब कुछ लगभग ऑलमोस्ट सही हो गया है, तो हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं विंग। इतना बोलकर वो विंग के नोज से खुद को रब करता है और विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है हम आज से डेटिंग करते हैं, बट वही 30 साल के जब तक हम नहीं हो जाते और हमारी लाइफ सेट नहीं हो जाती। पंग जी कहता है किसी को पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को डेट करते हैं, हमारी फैमिली को तो ऑलरेडी पता है और अब हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, साथ में तुम्हें मैंने साइकियाट्रिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ली है, तो तुम्हें उससे भी इलाज कराना होगा ताकि तुम्हारे अंदर जो डर है, वो ट्रॉमा जो है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाए और तुम उसके ऊपर वर्क कर सको। शैडो वर्क या इनर चाइल्डहुड वर्क। तो विंग कह देता है कि हाँ, वो इनर चाइल्डहुड वुंड को क्लीन करवाएगा और उसी पे वर्क करेगा। फिर ये बोल करके और वो वांग जी के गले में रैप कर लेता है हाथ, कहता है तो अब आप खुश है ना माय मिलेनियर बिजनेसमैन? तो वांग जी कहता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इतना बोल कर विंग को किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीचेन, वो आता है जैसे ही जो जांगजिंग को देखता है तो उसके हाथ को खींचते हुए अपने कैबिन में लेके आता है और कहता है
मैंने मिस किया। तो जागजिंग कहता है क्या? सीजन कहता है 2 दिन की भागा दौड़ी में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो जागजिंग कहता है पर रात को तो मैसेज पे बात हुई थी ना हमारी। सीजन उसे एक बैग से हक करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसकी मुंडी को टेढ़ा करते हुए कहता है मैंने इसे मिस किया। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है और तुम्हारे प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हो गए हैं, तो तुम बिजी ही होने वाले हो विंग के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि जैंग जैंग उसे मारते हुए कहता है जब देखो तब बेड पे जाने के लिए उतावले होते रहते हो। मेरा भाई कितना अच्छा है और तुम्हारा भाई भी। तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता वो जंगली बिल्ली है। आई मीन कि वो दिखता शांत है पर वो बहुत वाइल्ड है। जांग जेंग तो उसको हाँ करके देख रहा था, मानो कहना चाह रहे हो क्या तुमने अपने भाई को देखा है करते हुए। तो सीजन समझ गया था, कहता है अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो लोग ज़्यादा शांत होते हैं वो थोड़े डेंजरस होते हैं ना। तो जांग जिंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, और इतना बोलकर वो उसके गोद में चढ़ जाता है और कहता है बेड क्यों चाहिए, सोफा है ना। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके साथ किस करते करते सोफा पे आ जाता है, ताकि वो लोग अपने कपड़े उतार कर अपनी नीडीनेस को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को होल्ड किए हुए था और उसे कहता है तो अब जब कुछ सही है और हमारे रिलेशनशिप को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज तुमने डेटिंग के लिए पूछ लिया है, तो क्या हम, विंग कहता है क्या बेड पे जाना जरूरी है? वांग जी कहता है ऐसे तो नहीं, पर प्यार होना जरूरी है ना। विंग कह देता है ठीक है, फिर ट्राई करके देखते हैं, पर फिलहाल से मुझे रेस्ट करना है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वांग जी कहता है रेस्ट, हाँ मैं भी चलता हूँ ना, साथ में हम सोते हैं। और इतना बोलकर वो उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। विंग कैबिन में इधर से उधर भाग रहा था, उधर से उधर भाग रहा था, और वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कहता अरे रुको तो सही, मैं भी तुम्हारे साथ रेस्ट करूंगा ना, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है, फिर कार में डाल करके उसे अपने घर लेके आता है जहाँ पे वो लोग रहते थे, पेंट हाउस में, जो वांग जी का अपना पर्सनल था। और लाने के बाद उसे हाथ पकड़ कर अपने घर के अंदर लाते और कहते विंग ये मेरा आसिया है छोटा सा, जो मेरा खुद का है। विंग उस घर को देख रहा होता है, काफ़ी इंटीरियर यूनिक डिज़ाइन से की हुई थी। और फिर उसके बाद जो वांग जी था वो विंग को अपने बेडरूम में ला करके उसे वॉशरूम में लाता है और उसके सर्च को उतारने लगता है। अब जो बाथटब था उसमें वो पानी फिल करने लगता है, वो अपने भी कपड़े को उतार देता है और वो दोनों पैंट्स में थे। विंग को लेकर के वो बाथटब में आता है और उसके ऊपर पानी डालते हुए वार्म वाटर था, कहता है अपने बॉडी को रिलैक्स करो, और विंग को वो अपने पीछे से हक कर लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर पानी डाल रहा था। विंग उसे कहता है कि तुम तो मेरे साथ बेड पे जलने वाले थे ना। वांग जी कहता है पहले मैं अपनी विंग को कंफर्ट तो करा लो, फिर मैं बेड पे जाऊंगा। और इतना बोल करके और उसकी बॉडी को वो सूद कर रहा होता है, उसके पैरों को, उसके हाथों को, सब कुछ को। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे उसे वेट किसेस करना स्टार्ट करता है, बहुत ही लाइट वेट के साथ में, ताकि विंग पैनिक ना करे और वो एडजस्ट कर जाए वांग जी के साथ में। और होता भी ऐसा ही है। और विंग जब अराउज्ड हो गया था तो वांग जी पहले बाथटब में है उसके साथ धीरे धीरे उसे मिस्टअप करना स्टार्ट करता है, ताकि वो आराम से सभी चीज़ों को हैंडल कर सके। और उसके बाद वो वापस से वो अपने सारे क्लोथ्स वगैरह रिमूव करने के साथ विंग को गोद में उठाकर वो बेड पे ले आता है। और फिर वहाँ पे उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है और अपनी रात को इस तरीके से वांग जी और विंग एंजॉय करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीचन भी ऑफिस में ये सभी थिंग्स करने के बाद वो विंग को जब कॉल लगाता है तो विंग मैसेज कर देता है कि वो वंगजी सर के साथ उसके साथ जा रहा है। तो वो समझ गया था कि आज विंग अपार्टमेंट नहीं आने वाला है। और इस तरीके से दोनों को देखा जाए तो उनके पार्टनर के साथ में उनकी सब कुछ सेट हो चुकी थी। और जब तक वो इस बॉन्ड में बंधे हुए थे और उनका करियर सेटल नहीं हो जाता तब तक वो लोग शादी भी नहीं करने वाले थे। तब तक वो लोग इस डेटिंग के साथ ही आगे बढ़ने वाले थे और अपने करियर को सेट करके एक नई ऊंचाई और नई उड़ान भरने वाले थे। जो विंग था वो वांगजी से कहता है जब हम सभी थिंग्स कर लेंगे और जब मैं पूरे 30 साल का हो जाऊंगा, तब मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी और अंकल के सामने में सब अपनी फैमिली के साथ में ही हम शादी कर लेंगे ना। तो वांगजी कहता है हाँ, वादा है तुमसे, जब तुम्हारा करियर पूरी तरीके से पीक पे होगा और सब कुछ सेटल हो जाएगा और तुम्हारे पास भी तुम्हारा खुद का अपना वजूद होगा, तब हम शादी कर लेंगे। फिलहाल से 30 साल तक ही
35 साल तक नॉर्मली मॉडलिंग कर सकते हैं ना, जो फ्रेश मॉडल्स होते हैं। उसके बाद मॉडल को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम अपने करियर को बना लो। विंग विंग हाँ कर देता है और वो बहुत खुश था एक अच्छा सपोर्टिव पार्टनर पा करके, और वो बहुत सैंटी भी था और बहुत हैप्पी भी, और कहता है मैं वेट करूँगा और तब तक जब तक कि सब कुछ मेरे पास ना आ जाए, और साथ में तुम भी वांग जी। वांग जी कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग, और इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा फैन फिक्शन, जिसका आइडिया आप सबको तो पता ही है, कमेंट में दिया गया था और उसने बस बताया था। बाकी सारी स्टोरी को मैंने खुद से रिक्रिएट किया है। आई होप कि मेरी ये रिक्रिएट की हुई स्टोरी पसंद आएगी। मुझे जो समझ में आया वो मैंने बना दिया। मैंने कुछ चीज़ों को सर्च किया था एंड देन उसके बाद मैंने इसे बना दिया। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।